या अभी भी नहीं फील होता कि नाउ आई एम पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया, अब मैं बन गया हूँ पॉन्ड मैन? व्हाई डोंट यू मेक अ लाइक मार्केट से सुपरमैन, स्पाइडरमैन से आप एक ड्रेसअप बना लो अपना पॉन्ड मैन? आपकी सुपर पावर ये कि एक साल पहले तालाब, एक साल बाद तालाब। अभी यार इतने डाउन टू अर्थ कैसे रह लेते हो? मुझे ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा काम ऐसा है, और ये मेरे लिए एक लकी चीज़ भी है, कि मैं ना एक ही दिन में दोनों तरह के लोगों से मिलता हूँ। तालाब की सफाई करते हैं, कचरा हटाते हैं, वो हटाते हैं। तो सुबह का मैंने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया था। अभी मैं आप जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ हूँ। शाम को मेरी एक आईएएस ऑफिसर के साथ डिनर है। मैं इतने सारे लोगों की स्टोरी सुनता हूँ जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं, तो उनसे मन की गाँव, अरे भाई साहब हमारे पास 50 बीघा ज़मीन है गाँव में, क्यों नहीं करते हैं वहाँ पे जाके काम? अच्छा, गाँव में क्या है ना, गाँव वाले फिर ऐसे ही सोचते हैं। तो लोग ना शहर में जाके रिक्शा चलाना पसंद कर रहे हैं, बस वो नकली इज्जत के लिए। हमें भी हो सकता है कभी हमें शहर की तरफ शिफ्ट करना पड़े, लेकिन अभी हम 50 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं जी। जो हमारे स्पॉन्सर है, बट ये सब कुछ कर पा रहे हैं हम गांव में रह के। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ पॉन्ड मैन रामवीर तंवर जी हैं। रामवीर हमारे शो पे 2 बार लगातार आ चुके हैं, अब ये तीसरी बार हमारे शो पे आए हुए हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो जेन्युइनली पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, न कि उसके नाम पे नाम कमाना चाहते हैं या पैसे कमाना चाहते हैं। इनको जेन्युइनली फील होता है। इनके विचार आप सुनेंगे जो कि बहुत ही क्रांतिकारी हैं। देसी आदमी है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। मिलते हैं पॉन्ड मैन रामवीर भाई से। आइए मिलते हैं पॉन्ड मैन रामवीर तंवर जी से। वाह तंवर जी, आपको तनवर क्यों बुला रहे हैं लोग? मतलब 10 लोगों से सुन रखा, किसी को बताते क्यों नहीं आप? मेरा नाम तंवर है, तनवर नहीं। सच बताऊं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। हाँ। और ज़्यादातर जो जब कॉलेज में जाऊं, किसी स्कूल में जाऊं, ऐसा बुलाते हैं। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी रामवीर तंवर को, तो मन करता है इसे जाकर जबाट मारूं। नाम तो पढ़ना सीख ले पहले। पर स्पेलिंग तो तनवर ही है, उनकी क्या गलती है बताओ? बट या मुझे तो एन के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच दो ताकि उनको लगे तंवर है। एन के ऊपर कैसे खिंच जाएगी? वो तो न के ऊपर खिंचती है ना। TAN है ना, उसके ऊपर ऐसे एक ऐसी टेढ़ी सी पता ना, कुछ एक लैंग्वेज में होता है कि एन को मुझे इंग्लिश में नहीं पता अंक की बिंदी लगाई जाती है कि नहीं, बट हिंदी में लगाई जाती है वो। तो हिंदी में नाम दे दिया करो। मेरा मैं अब क्या कर रहा हूँ ना, मैं ब्रैकेट में हिंदी में लिख दिया करूँगा, है ना? ये ज्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा। TNWAR और ब्रैकेट में तंवर। वैसे मैं मतलब जाके ना खुद जाके ठीक कर दूं उसे स्टेज पे जाके कि ये तंवर है। हालांकि मतलब इससे कोई ऐसा कोई नुकसान भी नहीं है। मुझे नुकसान इसलिए नहीं लगता, मैं तो वो मजाक कर रहा था कि गुस्सा आता है। मुझे कोई गुस्सा नहीं आता, और मैं खुद ज़्यादातर वर्डों को ना ऐसे ही बोलता हूँ। मतलब खुद जो है, मैं धीरे धीरे हर सप्ताह मुझे पता चलता है कि जो मैं 10 साल से एक वर्ड बोलता आ रहा हूँ वो गलत था, ये वाला सही है। मैं खुद एग्जाम्पल दे सकता हूँ। है ना, तालाबों के बीच में वो बनाते हैं छोटे छोटे टापू, आइलैंड, जिसको हम पॉन्ड आइलैंड कहते हैं, नेस्टिंग आइलैंड भी कहते हैं। इनमें पक्षी बैठ के अपना घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चे छिपा देते हैं, घास को यूज करके बहुत अच्छा एक हैबिटेट वहाँ पे जनरेट हो जाता है। मैं इसको पिछले साल तक आइसलैंड बोलता था। अच्छा, स्पेलिंग की वजह से। इजलैंड नहीं, उसकी स्पेलिंग क्या है? ISLAND ना। तो क्या हुआ? आइसलैंड, इजलैंड, आइस तो ICE हो जाएगा ना। नहीं, मैं उसको आइसलैंड बोलता था। और यहाँ नहीं बोला है सिर्फ ऐसे आम घर में या ऑफिस में, बड़े बड़े मंचों पे आइसलैंड बोला है मैंने उसका। हर चीज जलवे के साथ करते हो। गलत बड़े बड़े जलवे के साथ। लेकिन भाई साहब किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे कोई सही कर दे। क्या पता लोग ये सोच रहे हो, भैया 80 तालाब बना चुका है, क्या पता आइसलैंड ही बना रहा हो। एक दिन मेरी खुद कलीग ने मुझसे कहा, उसने भी डरते डरते कहा मुझसे कि भैया मतलब डोंट माइंड, बट ये आइसलैंड नहीं आइलैंड होता है। तो मैंने कहा भाई इतने साल से क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मैं मजे ले रही थी। कह रही मुझे लगा आपको बुरा ना लग जाए। नहीं, पर एक तो मैंने भी आपको टोका था, याद है? दर्शकों को बता दूं कि हम अच्छे मित्र भी हैं। एक बार मैंने आपको टोका था, याद है? आप मैडम बोलते थे, मैंने कहा मैडम नहीं यार, मैम बोलते हो। उसके बाद मैं मैम बोल रहा हूँ।
नहीं, दूसरा जैसे एक वर्ड मैं आपको बता सकता हूँ, हम छोटे छोटे जंगल भी बनाते हैं जहाँ पे 5,000 10,000 पेड़ होते हैं, हाँ, तो उसको हम मिनी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं या टाइनी अर्बन फॉरेस्ट उसको कहते हैं। पिछले साल तक मैं उसको टिनी फॉरेस्ट बोलता था क्योंकि उसकी स्पेलिंग की वजह से, TINY। ये मुझे पता चला था, मैं लखनऊ में किसी के साथ बैठा था, अच्छा, वो अपने कौन से प्रवीण भाई, हाँ हाँ, प्रवीण भाई को मैं बता रहा था, प्रवीण भाई के बड़े प्रॉब्लम्स हैं वर्ड्स में, पर कोई बात नहीं। तो प्रवीण भाई को मैं बता रहा था कि हम ये टिनी अर्बन फॉरेस्ट में ये होता है। उन्होंने कहा मैं आपको रोकना चाहूँगा, ये टिनी नहीं ये टाइनी होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आज से टाइनी हो गया। मतलब उसको लग रहा, उसको उन्होंने सोचा था कि मुझे बुरा लगेगा, बट मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला कि आपने मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक कर दिया। और उसके बाद मैंने फिर जो है वो टाइनी वर्ड यूज किया। जैसे जो बाइडेन था अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको कितने ही भारतीयों में मैं बिडेन बिडेन सुनता हूँ, बिडेन राष्ट्रपति बिडेन, जबकि वो जो बाइडेन है, बाइडन है, हाँ। हाँ, पर उसको लोग बिडेन बिडेन ही बोलते थे। एक मुझे पिछली साल ही पता चला एक वर्ड, मतलब उसको क्या कहते हैं दीमक को, टर्माइट। टर्माइट, हाँ, टर्माइट। हाँ। मैं एक बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपने प्लांटेशन साइट पे खड़े करके अर्बन प्लांटेशन कैसे होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, वो बता रहा हूँ। और मेरे सामने अच्छे अच्छे कॉलेजों के बच्चे बैठे हुए हैं और मैं उनको बता रहा हूँ कि पेड़ों की जड़ में अगर आप नीम खली या जीवामृत यूज नहीं करते हैं, तो इस तरह की साइट्स पे जहाँ हम पेड़ लगा रहे हैं वहाँ पे पेड़ों की जड़ में टर्मरिक लग जाती है। मैं बताना चाह रहा था कि दीमक लग जाती है। और वो सुन रहे थे सब ध्यान से। टर्मरिक इज आल्सो करेक्ट वर्ड ना, उनको क्या पता हल्दी लग जाती है। हाँ, वो वही सोच रहे थे। बाद में फिर एक कलीग ने मुझे बताया कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता पेड़ों में टर्मरिक कैसे लगती है। तो मैंने सोचा था भाई क्यों, मतलब इसमें क्या, दीमक तो लगी जाती है। तब उसने सोचा ओ दैट वाज लाइक दैट, तो सर वो टर्माइट होता है। उसके बाद वो वर्ड हो गया। तो मतलब हम हिंदी मीडियम के लोग हैं, हमको अक्षर जोड़ जोड़ के एक स्पेलिंग बनाना सिखाया गया है कि नहीं, हमें पहले हिंदी में सोच के फिर इंग्लिश में बोलना सीखा। नहीं, और हमें जैसे इंग्लिश को, मुझे लगा बोलोगे टर्मीटे, नहीं, हाँ, मुझे ऐसा लगा आप बोलोगे टर्मीटे कि टर्मीटे है। और दूसरा ये भी है कि जो हमें इंग्लिश बोलना या पढ़ना सिखाया गया है ना, जैसे चाहे वो मेरे पापा सही, उन्होंने 9 तक वो पढ़े हुए हैं, बट वो बचपन में मुझे बताते थे कैसे वर्ड, या फिर हमारे जो स्कूल टीचर थे वो ऐसे नहीं बताते थे। वो ऐसे कहते थे कि एस से से की आवाज निकलती है, एल से ले की आवाज निकलती है, आर से रे की आवाज निकलती है। ठीक है, अब बाद में हम अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं कि सी से भी सी की आवाज निकलती है, सी से कै की आवाज में निकलती है ना। तो वही सारा कंफ्यूजन है। एक अंग्रेजी में फोनेटिक्स कहते हैं उसको, वो अगर आप बहुत डीप में पढ़ोगे तो आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे कि CIR जो CLE है वो सर्कल क्यों है, किरकुल क्यों नहीं है। बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल। तो सी से मतलब कै भी निकलता है, सी भी निकलता है। तो अब तक कंफ्यूजन है हमें। वो इतना डीप है कि सी के बाद अगर कोई वॉयल आ गया, ठीक है ना, और उसके बाद आर आएगा, तभी जाके वो सा होगा। बड़ा बहुत ही डीप है वो, तो बहुत ही अलग है वो। उसको बहुत क्या समझाऊं, मैंने भी किसी बारे में पढ़ा था। मैं बोल तो सही लेता हूँ, पर मुझे याद नहीं कि मैं सही क्यों बोलता हूँ। मुझे ये जरूर पता है मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं, वो एक बार आपने किसी को सही बोलते हुए देख लिया, या एक बार गलत बोलो, झापट लगा, सही हो गया है ना, तो उसके बाद फिर सही निकलता है। मेरा एक दोस्त था बिहार से, वो सर्कल को किरकल और सर्किट को किरकुइट ही बोलता था। मतलब उसको कितना भी समझा लो, उसके से बोल दिया तो बोले हाँ सर्किट। फिर अगली बार बोले यार वो किरकुइट का क्या हुआ। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है जाके साइलेंट वर्ड्स में। हाँ है ना, जैसे एक जो N है आपका, उसको पूरा न की तरह नहीं बोलना है। वो चंद ऊपर डॉट है, वो के ऊपर डॉट है, वो न नहीं है। वो नहीं है, लोग उसको न की तरह बोलते हैं। आइए मिलते हैं नहीं, जैसे एक स्पेलिंग है वो 12th है ना, तो जैसे अभी तक हम TWELTH कॉमन वही है, लेकिन जब आप उसको सही डिक्शनरी में उसकी स्पेलिंग देखेंगे तो TWELFTH। अच्छा,
ये उसकी स्पेलिंग है। और पता चलता है कि वो एफ जो है वो साइलेंट है, अरे मतलब वो जो कोई भी वर्ड गलत डाल दो उसको साइलेंट वो बता कौन दो। सी ये जीन्स का ब्रांड सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? हाँ, वो जो लिवाई तूने एस यूज किया ना, that's not necessary, that's silent, it's लिवाई। लिवाई नाम है। अब ऋतिक, जैसे एक ऋतिक लुई विटॉन है, गूगल में स्पेलिंग देख, लुई विटॉन कितनी बड़ी स्पेलिंग आएगी। ऋतिक तो सॉरी टू यूज बट चूतिया है जो एच लगा रहा है अपने नाम के आगे, और ये कटेगा नहीं। हाँ, लुई विटॉन। अब देखिए ये लुई विटॉन की स्पेलिंग है LOUIS VUITTON। हाँ। अब ये लुइस VO2 है होना चाहिए, बट ये लुई विटॉन है। अब देखो जैसे VUITTON, यहाँ पे टी है, मतलब टी से टी की आवाज निकल रही है। अब ट्यूशन में नहीं, उसमें ट्यूशन में क्या होता है, श होता है, हाँ वो हमेशा TION ही होगा। हाँ, अगर TION आ गया मतलब शन हो सह हो गया। हाँ। नहीं मतलब हमें तो आज तक वही स्ट्रगल में है कि हाँ, कब ये हाँ। सह की आवाज निकालेगा, कब ये टे की जल्दी आवाज बता। निकालेगा। अरे वो फिल्म आई थी एक, क्या नाम था उसका, वो जिसमें अक्षय कुमार था और सैफ अली खान था, यही थी, टशन थी ना। इसमें पता है क्या होता है, अनिल कपूर जो है वो बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, तो उसको वो सीन लगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसको बुलाता है सैफ अली खान को और बोलता है कि इंग्लिश में कुछ बोलना। बोलते सर क्या बोलूं? बोलते कुछ भी बोलना। बोलते सर कुछ भी बकवास शुरू करें अंग्रेजी, बिल्कुल एक्सेंट वाला अंग्रेजी में। बोलते वाह क्या इंग्लिश बोल ये वाला है शायद अंग्रेजी के लेसन, क्लिक करें से। आपको सेरेब्रल शब्द का मतलब मालूम है? सेरेब्रल नहीं पता, गूगल करो सेरेब्रल। लिबरल तो पता है। अच्छा, ये लिबरल के साथ अंडों को क्यों जोड़ दिया गया? लिबरांडो शब्द कहाँ से पैदा हुआ? अच्छा, हम हिंदुस्तानियों का जवाब नहीं। जैसे एक बंदा था, हम बोलता है देखिए भाई साहब टेंशनात्मक बात मत करिए। टेंशनात्मक अच्छा, टेंशन इंग्लिश है, आत्मक हिंदी, टेंशनात्मक बात मत करिए। अब लिबरांडो, अब समझ रहे हो ना क्या सेरेब्रल मतलब क्या होता है? मस्तिष्क से विषय एक बीमारी होती है, उसे कहते हैं सेरेब्रल पॉल्सी। उसमें क्या होता है कि जो भी होगा बंदा जो सफर कर रहा होगा, उसका दिमाग ना उसे कंट्रोल में नहीं रखता उसके शरीर को, तो वो जैसे 2 कदम चलेगा गिर पड़ेगा, क्योंकि दिमाग का कंट्रोल हट जाता है। फिर वो खड़ा होगा, फिर वो चलेगा, फिर गिर पड़ेगा। बहुत बुरी बीमारी है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन दैट अफेक्ट्स मूवमेंट एंड पॉस्चर। मूवमेंट और पॉस्चर पे ही अटैक करता है, दिमाग को पता ही नहीं होता। ठीक है ना? तो ये पता, इट अकर्स व्हेन द ब्रेन इज डैमेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यूजुअली बिफोर द बर्थ। पैदा होने से पहले ही ब्रेन डैमेज हो गया। तो अच्छा, इस पे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ी थी, जो मैं आपको तो पता ही, मैं कहानियां बहुत यूज करता हूँ जब भी बात करता हूँ। तो एक मोटिवेशनल स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी कि स्कूल के बच्चे भाग रहे हैं, उसमें एक सेरेब्रल पाल्सी का भी एक बच्चा है जिसको सेरेब्रल पाल्सी हो रखी है। ठीक है, वो क्या करता है, 100 मीटर की रेस है। ठीक है, वो खड़ा होता चलता है गिर पड़ता है, चलता है गिर पड़ता है, चलता है गिर पड़ता है। और अब जो है बच्चे अपनी रेस पूरी कर लेते हैं। अब इस बंदे की रेस अपने आप से है कि मेरे को 100 मीटर तक पहुंचना है बस, और कुछ नहीं काम मुझे। तो मोटिवेशन इसमें ये है कि जब भी कोई बिजनेस है या कोई काम है, अगर आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हो अपने हिसाब से, तो क्या होता है, वो जो 100 मीटर पूरी करके आते हैं ना, वो वापस आते हैं आपके लिए ताली बजाते हैं, कम ऑन बॉयज, कम ऑन, कर सकते हो, चलो चलो कर लो। और अगर आप अपनी स्पीड छोड़ के उनसे compete करोगे तो आपको हराते हैं, फिर हराते हैं वो। तो ये वाली स्टोरी थी। दिस इज नाइस। कितने सालों में आपको लगा कि या अभी तक फील हुआ कि, या अभी भी नहीं फील होता कि नाउ आई एम पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया, अब मैं बन गया हूं पॉन्ड मैन? व्हाई डोंट यू मेक अ लाइक मार्केट से सुपरमैन, स्पाइडरमैन से आप एक ड्रेसअप बना लो अपना, पॉन्ड मैन, यू नो? सही ना? बच्चे तक हंस रहे हैं, पॉन्ड मैन, ऐसा क्या ही ड्रेस होगा? पॉन्ड मैन मतलब मुझे सेयर्स का पूरा ऐसे सूट बना लेते हैं ऊपर नीचे ना, ऐसे तालाब नहीं, वो ये कुछ डब्बा उब्बा लटका के चलना पड़ेगा तालाब जैसा। तालाब जो उसमें फोटो लग जाएंगे तालाब। सेयर चेस्ट पे सेयर्थ, और आपका प्लेनेट होगा सेयर्थ। कहाँ से आए हो? सेयर्थ से आया हूँ। पागल लगूंगा मैं। आपकी सुपर पावर ये की 1 साल पहले तालाब, 1 साल बाद तालाब, ये आपकी सुपर पावर होगी। अरे आई एम टेलिंग यू, इट्स अ बेस्ट मार्केट। करते अब भी ऐसे ही हम। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना। अब आप सोचो कि आपने कॉस्ट्यूम पहन लिया पॉन्ड मैन का, और आप बोल रहे हो पॉन्ड मैन कमाल देखना है दोस्तों, ये देखो 1 साल पहले अभी है,
अभी तो कैसे कर दिया मैंने 1 साल के अंदर। ये वैसे ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए आपका पॉइंट अच्छा है। मतलब जैसे आज भी कई लोगों का मतलब एक फ़ोन आया था कि हम आपके ऊपर एक शॉर्ट मूवी बनाना चाहते हैं, अच्छा। तो आपके पास कुछ आइडिया हो तो हमें बताइएगा, हम भी आइडिया डाल रहे हैं। तो अब ये पॉइंट मुझे याद आ गया कि आप ये तो 30-40 सेकंड्स का होगा, मतलब पूरे 10 मिनट 12-15 मिनट की बट बनाएंगे शुरू तो हो सकता है ना, 30 सेकंड का। हाँ शुरू यहाँ से हो सकता हाँ है ना, कि भाई पॉन्डमैन एक ऐसा करेक्टर है हाँ 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 जो ऐसे ऐसे करने से पॉन्ड साफ हो जाता है जैसे। हाँ। नहीं बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इतनी सफलताओं के बाद भी यार इतने डाउन टू अर्थ कैसे रह लेते हो, मुझे ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे मन में। देखो उसमें ना मेरा काम ऐसा है, और ये मेरे लिए एक लकी चीज़ भी है, कि मैं ना एक ही दिन में दोनों तरह के लोगों से मिलता हूँ। जैसे अभी सुबह का जो आज मैंने ब्रेकफास्ट किया था वो मैं अपने कलीग ही कहूँगा, बट ये है कि आप दूसरी भाषा में उनको लेबर कह सकते हैं, जो तालाब की सफाई करते हैं, कचरा हटाते हैं, वो हटाते हैं। तो सुबह का मैंने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया था। अभी मैं आप जैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ हूँ, शाम को मेरी एक IAS ऑफिसर के साथ डिनर है। तो मुझे ना वो तीनों लाइफ जीने का अवसर मिलता है। तो और मैं ज़्यादातर अपने तालाबों पे जब भी घूमता हूँ तो या तो कुछ साथ में कई बार होता है, कुछ नहीं होता है, तो मैं अपने जाके उन्हीं टीम से बोलता हूँ कि आज कुछ लाए हो, और वो लेके आते हैं हमेशा मेरे लिए। मतलब अगर वो ला रहे हैं तो एक रोटी फालतू ही रख के लेके आएंगे। फालतू क्या, जैसे एक रोटी पे दो क्या करते हैं, दोनों रोटी के बीच में मक्खन और चटनी रखा और ऐसे रगड़ दिया उसको, तो पूरी रोटी ना एकदम लाल लाल हो जाती है अंदर से, और ऐसे गोल बना के वो खा लेता है। बहुत टेस्टी लगती है वो, मज़ा आता है। लेकिन मैंने ना इस लाइफ में, मतलब अगर मैं इसमें और ऐसे आपको समझाने के लिए रखूं कि इस लाइफ में और इस लाइफ में, दोनों में ना मैंने देखा है ज़्यादातर चीज़ें कॉमन है। कॉमन कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आदमी को इसलिए दौड़ लगाना पड़ता है सुबह सुबह ताकि वो काम पे टाइम पे पहुंच सके। दौड़ लगाना मतलब वैसे वॉक करके दौड़ लगाना, और वो भागता इसीलिए है, कई बार काम पे भी भागना पड़ता है उसको। इस आदमी को ये नहीं भागेगा तो इसका कुछ दिन में हार्ट फेल हो जाएगा, जॉगिंग नहीं करेगा तो ये पागल आदमी हो जाएगा। इसको डॉक्टर बोलता है कि जॉगिंग करो प्लीज, कैसे भी करके। नीचे आदमी इसलिए वजन उठा रहा है क्योंकि उसका रोजी रोटी चल सके, उनको हैवी वेट्स उठाने पड़ रहे हैं, ये लोग जिम में उठा रहे हैं जाके। ये आदमी नीचे हथौड़ा बजा रहा है घर पे, वो भी हथौड़ा बजा रहा है जिम में जाके। इसको बस शायद पैसे नहीं है कि वो बहुत अच्छे चाट खा सके, डेली चाट खा सके। इसको डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आपको सिर्फ ये लौकी उबाल के ही उसका पीना है या दाल पीनी है। ये आदमी मजबूरी में लौकी खा रहा है, वो आदमी भी मजबूरी में ही लौकी खा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रह कलेश हैं कि आज वाइफ ने ऐसा बोल दिया, बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया। आपके बंदे को वाइफ ने मार दिया था पंजा। हाँ, मैंने एक देखा, एक तालाब में एक कली को उसकी वाइफ ने ब्लेड मार दिया यहाँ पे, है ना। हाँ ऐसा, यहाँ पे भी कलेश कम नहीं है इनकी फैमिली के और बड़े कलेश हैं। तो यहाँ पे बीवी पूरा घर ले लेती है, पूरा घर कर ले डिवोर्स के नाम पे। यहाँ पे है ना, तो मैं कह रहा हूँ दोनों में समानताएं हैं, पूरी तरह से समानता है। कोई डायबिटीज की वजह से नहीं खा पा रहा है, कोई गरीबी की वजह से नहीं खा पा रहा है ना तो इसलिए मुझे ना कभी ये लगता है कि ये ठीक है, मतलब बीच में रहना, ग्राउंड से जुड़े रहना। और दूसरी चीज देखो, ग्राउंड से जुड़े रहने के अलावा हमारे पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हम ग्राउंड पे ही है। हमें मतलब कुछ एक्स्ट्रा अलग हटके नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो हम कर रहे हैं, अगर अमिताभ बच्चन बोले तो चलो उसको कोई बधाई दे कि यार आप तो बड़े ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। भाई हम तो रहते ही गाँव में, तो ग्राउंड से नहीं जुड़ेंगे, जाएंगे कहाँ शाम को। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि अच्छा, उनके बारे में वो क्या कहना है, जैसे एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय है, एक महीने में 35-40 हज़ार रुपये कमाता है, और एक लड़का या लड़की ऑफिस में HR में काम करता है हाइपोथेटिकली, ठीक है, उसकी तनख्वाह 25,000 है। लेकिन ये 25,000 वाला जो लड़का या लड़की है, ठीक है, इसके माँ बाप थोड़े ठीक कर रहे हैं,
इसको जो बचपन दिया वो ठीक दिया है। हम्म। तो ये 25,000 वाला 35,000 वाले के लिए बोलता है अरे गरीब आदमी आया है। हम्म। कभी सोचा आपने? जैसे टैक्सी जो चलाता है, उबर जो चला रहा है, उसको हमेशा 25,000 वाला उसकी सुविधा लेके सोचता है गरीब आदमी है। हाँ। क्यों है ऐसा? एक्चुअली क्या है, वो वर्क ऑफ नेचर है। और वो जैसे कॉलर होता है ना, वाइट कॉलर, ये कॉलर, वो कॉलर, उसमें डिफरेंस ये समझता है। ये तो कुछ नहीं, हाँ इससे और भी एग्जाम्पल है। हाँ। जैसे अभी एक आदमी की जो दिहाड़ी है ना, मिस्त्री जो हमारे घर पे काम कर रहे हैं, उसकी 700 रुपये दिहाड़ी है। हम्म, और 30 दिन के हिसाब से कितना हुआ? 21,000 रुपये। हम्म, आपको वो बंदा आराम से, आपको बीटेक वाला भी मिल जाएगा 20,000 रुपये। बड़े आराम से, नो डाउट। आराम से 20,000 रुपये हाँ, में बीटेक हाँ। वाला मिल रहा है। बीटेक वालों से तो एमबीए होटल इंडस्ट्री में लोग हिल्टन में काम करते हैं 2,000 रुपये महीने पे। 2,000 महीने पे उनको इंटर्नशिप करवाई थी 6 महीने के लिए। उसके बाद गारंटी नहीं कि हिल्टन रखेगा कि नहीं रखेगा। वो इंटर्नशिप ले किसी और होटल दिखा नौकरी मिल जाएगी आपको एक बार। पर 2,000 रुपये, 1,500 रुपये में काम करते हैं लोग। वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, गांव में जो आदमी रह रहा है, चाहे वो महीने का 50 लाख रुपए कमा रहा सही, और एक आदमी जो मुंबई जाता है और उधर से सूट बूट में अगले महीने आता है, चाहे वहाँ पे वो जाके रिक्शा चला रहा है, लेकिन गांव में उसकी ज़्यादा इज्जत होती है ना। ये देखो शहर में रहते हैं तो आदमी क्या है ना, पहले मैं इतने सारे लोगों की स्टोरी सुनता हूँ जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं, तो उनसे बन के गाँव, अरे भाई साहब हमारे पास 50 बीघा ज़मीन है गाँव में, तो भाई क्यों नहीं करते हैं वहाँ पे जाके काम। अच्छा, गांव में क्या है ना, गांव वाले फिर ऐसे ही सोचते हैं। तो लोग ना शहर में जाके रिक्शा चलाना पसंद कर रहे हैं, बस वो नकली इज्जत के लिए। हमें भी हो सकता है कभी हमें शहर की तरफ शिफ्ट करना पड़े, लेकिन अभी हम 50 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं जी जी। जो हमारे स्पॉन्सर है। बट ये सब कुछ कर पा रहे हैं हम गाँव में रह के। ऑफिस हमारा गाँव में, मैं गाँव में रह रहा हूँ, अकाउंटेंट गांव में बैठता है, मैं अपने गांव में बैठता हूँ, चल रहा है सारा काम। वो इसलिए चल पा रहा है, तब तक चल रहा है तो मतलब चला रहे हैं। लेकिन ये है कि वो जो नकली इज्जत के चक्कर में लोग शहर जाके मजदूरी कर रहे हैं और गांव में अपनी उसको छोड़ के जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम है, जो दिखावे वाली जो समस्या है। मुझे कई बार ये भी लगता है कि जैसे हम बिजनेस मैन हैं, धीरे धीरे थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिए, पर मुझे अभी भी लगता है कि मेरे क्या कहते हैं उसे, जान पहचान का जो मैनेजर तो 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है, ठीक है ना, वो मेरे से ज़्यादा अच्छे स्टाइलिश में रहता है। वो मैंने कई बार, मेरे से अच्छे कपड़े पहनता है, मेरे से अच्छे वेल मैनेज रहता है उसका घर। ये क्या चक्कर है? जैसे लाइक मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि लोग ना जो जिनकी आप बात करो दिखावा करते हैं, जो भी करते हैं, अब कहीं मैं और वो जो मैनेजर है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में 2-5 लाख रुपए कमा रहा महीने की, वो मेरे से अच्छा दिखेगा हर जगह पे, हर जगह वेल ड्रेस्ड रहेगा, हर जगह वेल मेंटेन रहेगा, वो हमेशा मेरे से ऊपर रहेगा। और मुझे कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है इस बात कि मैं जो पैसे तो हम ज्यादा कमा रहे हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं गया था अपने यूएस का पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। मेरे से पहले भाई सूट बूट में, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे मतलब चीते नहीं होता, ऐसे बिल्कुल डूड टाइप के, ऐसे एक बंदा तो ऐसा गया, उसकी आवाज भी आ रही थी, उतना तेज बोल रहा था, ए हाउ यू डूइंग, उसको बोल रहा है जो बंदा उधर बैठा था, जो पासपोर्ट के लिए बात कर रहा था। तो वो बंदा बोलता है कि कहाँ पे रहते हो, कहता है आई विल बी लिविंग इन अटलांटा, और ये वो, समझ रहे हो ना, मतलब जलवे वाली अंग्रेजी नहीं होती। मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं जो इसका हो जाएगा, अपना तो होने से रहा, ठीक है। तो फिर वो उसका करते करते फिर वो बोलता है कि, वो बंदा बोलता है, जो बोलता है कितनी सैलरी कर लेता है तेरी, वो पूछता है, तो बोलते हैं $6 लाख साल के। और फिर मैंने सर पे हाथ दिया ना, बहन हम तो $3 लाख महीने कमा लेते हैं। आप समझ रहे हो ना, अच्छा चलो मतलब और मैं जीन्स टी शर्ट में गया, जैसे कि देख ही रहो, ऐसे ही पहन के गया था मैं वहाँ पे। उसको वीजा भी नहीं मिला साले को। वीजा मिलने का यूएस वीजा बड़ा सिंपल है, पासपोर्ट पकड़ा दिया मतलब वीजा नहीं मिल रहा, पासपोर्ट रख लिया मतलब वीजा मिल रहा है, पासपोर्ट लग के आएगा। हाँ ओके, तो पासपोर्ट उसने तो पकड़ा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए। मैं गया, मैंने सिंपल से, उसने पूछा क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा यहाँ ये काम है इसलिए जाना चाहता, और कहता ये ठीक है, ओके चलो ठीक है, पासपोर्ट रख लेता हूँ मैं और निकल के आ गया बाहर। पता चला पासपोर्ट रख लिया मतलब वीज़ा लग के आएगा, वीज़ा लग के आ गया। मुझे हमेशा से ये रहा है। अच्छा, ये मेरे से पहले भी होता था, कॉल सेंटर नौकरी के लिए ढूंढने के लिए गया हूँ भाई, पहुंचा तो भाई 200 लोग बैठे, सब बिल्कुल हैंडसम, लंबे चौड़े, बिल्कुल शानदार बालों वाले, हम साले गरीब लोग सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे जाके साइड में से बैठ गए।
200 लोग में जो सबसे गधे दिखते थे 2-3 लोग वही बचे रहते थे एंड ऑफ द डे, बाकी सब छट जाते, सब गायब, कोई नहीं बचा। देखो इस पे ना मुझे कहानी याद आती है। जी जी। एक समुद्र के किनारे पे वो रहता है ना गोवा में, मुंबई में, हाँ, तो हाँ, एक हाँ। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। हाँ हाँ। उस पे डिफरेंट शेप्स के गुब्बारे थे, डिफरेंट साइज के गुब्बारे थे, डिफरेंट कलर के गुब्बारे थे। तो एक छोटी बच्ची जाती है उसके पास और पूछती है कि अंकल ये पीले वाला गुब्बारा जाएगा आसमान में, ऊंचा उड़ेगा? तो उसने कहा हाँ बेटा जरूर उड़ेगा। फिर रुके, फिर ऐसे देखे, अच्छा ये जो थोड़ा सा ऐसे हार्ट की शेप में है ये भी आसमान में ऊंचा जाएगा? कहा हाँ बेटी बिल्कुल जाएगा। फिर रुक गई। अच्छा ये रेड वाला का बताओ, ये तो नहीं जा पाएगा। नहीं नहीं बेटी ये भी ऊपर जाएगा। 10-15 सवाल उसने पूछा, फिर उसने कहा फिर अंकल ये अंतर क्या है, मतलब सारे ऊपर जाएंगे तो ये अंतर क्या है, डिफरेंट शेप्स के क्या है? तो उसने कहा बेटी कौन ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, ना तो ये उसके साइज पे डिपेंड करता है, ना उसकी शेप पे डिपेंड करता है, ना उसके कलर पे डिपेंड करता है, ना उसके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि उसके अंदर भरा क्या गया है। उसके अंदर जैसे हवा भरी है, हीलियम भरी है, हाइड्रोजन भरी है, उस पे डिपेंड करता है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। कौन ऊपर जाएगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। सारे ऊपर जाएंगे। कौन ऊपर जाएगा ये उस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से कपड़े पहनते हैं, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका पापा क्या करते थे, इस पे डिपेंड नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर भरा क्या गया है, आपके अंदर संस्कार कैसे भरे गए हैं, आपके अंदर नॉलेज कितनी भरी गई है, आपके अंदर विचार कितने भरे गए हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आप कितना ऊंचा जाएंगे। अदरवाइज तो मैं काला हूँ, कोई गोरा है, कोई छोटी हाइट का है, कोई लंबी हाइट का है, एक बहुत सारे ऐसे अपाहिज IAS हैं। बिल्कुल हैं? बहुत सारे ऐसे जो सही हैं, अपाहिज बन के IAS नौकरी लेके बैठे हुए हैं। हाँ है ना। तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर भी कुछ भरा गया है है ना। लेकिन ऊपर जाते जाते नीचे आ गया गुब्बारा। मुझे एक बात बताइए कि लड़कियां नहीं मिलती यार, साइज और शेप के चक्कर में हैंडसम लड़कों को लड़कियां मिलती हैं, जो हमारे जैसे दिखते हैं उनको लड़कियां नहीं मिलती मार्केट में। ये भी तो है एक कारण, मना नहीं कर सकते आप इसमें। अब जैसे उदाहरण के तौर पे महर्षि चाणक्य थे, इतने बड़े मुनि थे, इतने अर्थशास्त्र उस जमाने में लिखा उन्होंने 2300-2400 साल पहले। सुंदर नहीं थे बेचारे, कभी लड़कियां नहीं मिली उनको जिंदगी में। इसीलिए हर श्लोक में लिखते हैं इनको ऐसा ये करो, इनके साथ वो करो। हाँ लेकिन कई बार देखो ऊपर तो बहुत गए, पर वही वाली बात लेकिन है। मैं तो सोशल मीडिया पे देखता हूँ जो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं ना उनको ज्यादा उनको ज्यादा सुंदर लड़कियां मिलती हैं। हाँ प्रैक्टिकली वही बात है। हाँ जैसे वो देखते हैं ना, वो हमारे लिए तो अगर हमें कोई सुंदर लड़की मिल भी जाए, और तो हम तो शादीशुदा हैं, तो हमारे लिए तो वही बात है, अंगूर कौन सी है वो, लंगूर के हाथ में अंगूर हमें फिर अच्छा बड़ी बात नहीं, हमारे साथ कोई लड़की घूम रही, लोगों को लगे बेटा वो क्या कहते हैं उसे, मैम को कहाँ घुमा रहा है। नहीं ये मेरे साथ बहुत हुआ है। अच्छा मतलब लड़की के केस में नहीं मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। एक तो मुझे याद है, एक तो मुझे याद है, 3-4 याद है मुझे, जो आप गाड़ी चलाते हो गए नीचे किसी और को हाँ। मैं एक बार, मुझे एक यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया, ये पानीपत की तरफ एक यूनिवर्सिटी, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मैं अपने कलीग को साथ ले गया, मैं जा रहा था, तो साइट पे मुझे एक लड़का मिला, बंठन के था, मस्त एकदम। तो मैंने कहा चला तो मैं घुमा के लाऊं यूनिवर्सिटी। तो अगले दिन मेरा टॉक था, तो मैं एक दिन पहले ले गया। तो ले जाते समय जब वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँचे तो हमें रात को वहीं रुकना था, और हम जाके काउंटर पे बोला कि हम 2 लोग हैं और हमें रात को स्टे करना, सुबह टॉक है। उन्होंने कहा हाँ सर हमें इन्फॉर्मेशन मिली हुई है। तो उन्होंने प्रोसेस करके हमें 2 की पकड़ा दी, 2 कीज हमें पकड़ा दिया। मैंने अपना रूम नंबर देखा उस की पे, उसने अपना रूम नंबर देखा, अपने अपने रूम में हम चले गए।
मैंने देखा ऊपर मेरा रूम में एक तख्त पड़ा हुआ है और एक चादर पड़ी हुई है। मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी नई बन रही है तो शायद अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है और शायद हो सकता है अभी बजट की भी दिक्कत चल रही हो। तो मैं अपना तख्त पे, मैं अपने बैग में एक चादर रखता हूँ, मैंने अपना बिछाई और मैं लंबे पैर करके लेट गया। पंखा चलाया मस्त। थोड़ी देर बाद वो मेरा कलीग 1 घंटे 2 घंटे बाद आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने गेट खोला तो उसने कहा, पहले तो वो देख कर मेरे रूम को देख के थोड़ा हंसा। हाँ। तो उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा क्या है? क्या मेरे रूम में तो भाई साहब सोफे हैं, फ्रिज लगा हुआ है, एसी है और वो मिनी बार भी है, उसमें चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, सब कुछ रखा हुआ है। यूनिवर्सिटी वालों ने दे रखा है। हाँ। तो मुझे लगा मजाक कर रहा है ना, मतलब मजाक करने की उसकी आदत है। हाँ। तो मैंने कहा हाँ भाई अच्छी बात है, तुम अभी, कह रहा मैं तो चार्जर लेने आया था। मैंने कहा ये चार्जर लो और जाओ। तो उसने कहा नहीं मैं सच कह रहा हूँ भाई, ऐसा ही है। फिर मुझे डाउट हो, मैंने कहा चल दिखा। मैं गया तो सच में उसका रूम शानदार था। अच्छा, उन्हें लगा वो रामवीर तंवर है। हाँ, तो हमें उन्होंने क्या समझा कि मुझे उसका ड्राइवर समझा और उसको रामवीर तंवर समझा। अच्छा, तो लोग इस हिसाब से, जज करते हैं। हाँ, अरे बाप। उस हिसाब से उन्होंने रूम एलोकेट कर दिए। बाद में हमें समझ में आ गया, तो हम थोड़ी देर पहले बैठ के हंसे और हमने सोचा कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। हमने कहा ठीक है ऊपर चलो। मैं गया ऊपर अपना बैग उठा के और हम नीचे मतलब उसी मस्त कमरे में हम सो गए। हमने एक की चाबी वहीं पकड़ा दी। तो उन्होंने पूछा सर ये, मन गया हम ठीक है एक रूम में ही एडजस्ट कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। एक ये केस है। दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं कानपुर गया था एक यूनिवर्सिटी में, आपकी गाड़ी को लेके, मतलब आपको मैंने वहाँ छोड़ा था। जी जी जी। और वो बड़ी, मैं गाड़ी का नाम नहीं पता, आपकी मर्सिडीज है पर वो, तो उसको मैं लेके गया और मैं खुद चला रहा था। तो रास्ते में एक लड़का और बिठाया मैंने और उसको जाके एक कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, तो वहाँ पे गया। तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने वो लड़के को बोला जो रास्ते में खड़ा था, एक लड़का, कि अब अपनी बाइक यहीं खड़ी कर दो और पीछे बैठो। वो पीछे बैठ गया। मैंने जाके वहाँ पे वीसी साहब ने वो भेजे थे, उनका जो पुलिस वाले गार्ड होते हैं, और एक और भेजे थे मुझे रिसीव करने के लिए। मैंने जब वहाँ गाड़ी लगाई, उन्होंने पीछे से गाड़ी की खिड़की खोली और जो पीछे लड़का बैठा था उसको सैल्यूट मार के ले गए अंदर। और वो लड़का भी इतना चालाक है, वो रुका भी नहीं कि सर आ रहा है। अच्छा, उसने ये नहीं बोला कि सर तो ये है? नहीं बोला उसने, वो अंदर जा रहा है मस्त तरीके से। और मुझसे कह दिया गाड़ी पार्क करके आ जाना। मैं समझ गया, मैंने गाड़ी पार्क की, अंदर मस्त बैठा है वो लड़का वीसी साहब के सामने। मैं भी गया तो तब उन्होंने मुझे खड़ा होकर बताया, उसने सर ये रामवीर तंवर जी है पॉन्डमैन, क्योंकि मेरी और उसकी गधा था वो बंदा उस समय, उसने नहीं किया और अचानक से अब मैं रामवीर तंवर हो गया। हाँ। तो वीसी साहब ने बोला अरे वीसी साहब भी समझ गए कि ये क्या हुआ है। बट ना मैंने उनको बोला ना उन्होंने मुझे बोला, तो बट वो आंखों में समझ गए थे। और भी है कि आप फिर भी पोलाइटली ले लेते हो, आप गुस्सा नहीं आता कि यार चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे मजा आता है। अच्छा, मतलब मुझे मजा ये सोच के आता है कि लोग मतलब आपके ड्रेस के हिसाब से, लुक्स के हिसाब से आपको जज करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे रामवीर तंवर पॉन्डमैन, एक तो मेरा नाम ही ऐसा है कि मतलब कोई 50 साल के आदमी का ये नाम होगा कम से कम, है ना। दूसरी चीज पॉन्डमैन, वाटरमैन, ये ऐसे लगते हैं कि भाई किसी आदमी ने पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया है तो तब जाके किसी को एक ऐसा नाम मिला होगा। वो दोनों ही चीजें मेरे उसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उस पर। तो कई बार मैं ऐसे जाता हूँ। एक बार मैं वहाँ गया था, MP गया था एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो वहाँ जाके जो वहाँ के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने जो वाइस चेयरमैन होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, वो दोनों IAS ऑफिसर थे। तो वहाँ जाके मैं उनके ऑफिस में जाके मैं बैठ गया। मैंने बोला कि सर रामवीर तंवर और ऐसे ऐसे हमारी मीटिंग है आज। तो उन्होंने बोला बैठिए। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, वो अपने फ़ोन में लग रहे हैं और मैं उनके सामने बैठा हूँ सोफे पे।
15 मिनट बाद मुझसे पूछते हैं कितनी देर और लगेगी साहब को आने में। मैंने कहा मई साहब। किस साहब को आने में? मैंने कहा सर और कौन आ रहा है? क्या नहीं वो रामवीर तंवर पॉन्डमैन साहब आ रहे ना। मैंने कहा सर वो तो मैं ही हूँ। उसने कहा भाई बताया क्यों नहीं आपने इतनी देर से बैठे? मैंने कहा सर आपने पूछा नहीं, मुझे क्या पता आप किस लिए इंतजार कर रहे हैं, आपको हो सकता है मजा आ रहा हो ये करने में। पर एक बात है, आप मुंह पर रुकते नहीं हो फिर आप। हाँ जब ऐसा कुछ होता है आप बेइज्जत करने में रुकते नहीं हो, फिर आप तो बोल जाते हो कि हाँ। मैंने कहा सर आपको हो सकता है मोबाइल चलाने में मजा आ रहा हो। नहीं यार मैं तो सोच रहा मुझे था। अभी और भी याद है अंदर वो वेट वाला, कर रहे हैं। याद है जो प्रधानमंत्री के यहाँ पे था, यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, हाँ मैं और आप गए हाँ, थे सुबह सुबह दोनों ने, बड़ा तब हम एक दूसरे को मतलब जानते थे पर इतना क्लोजली नहीं जानते थे। हाँ तो हम गए थे तो फिर लेडी की गलती थी पूरा। हाँ हाँ मतलब जब खड़े रहे 10 मिनट फोन नहीं उठाया, और जब यहाँ पहुंच गए तो कह रही है सर आपके लिए तो स्पेशल ट्रीटमेंट था। आप लाइन में क्यों लगे थे? है ना, मतलब कुछ भी अब हम वापस से जाएं तो इससे अच्छा कोई इतना जरूरी भी नहीं है। नहीं आपने मुझे याद नहीं क्या जवाब दिया था, कुछ तो रूड सा जवाब दिया था आपने। मैंने कहा कि वहाँ जानवरों की तरह लोग चढ़े हुए थे एक दूसरे पे, हाँ। तो हम नहीं कर सकते, मतलब इतना तो काम हमने किया है कि शायद इस तरह का ट्रीटमेंट ना मिले हमें। मेरे साथ जैसे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन, चलो मान लो आईएएस ने करा, यूनिवर्सिटी के चांसलर के लोगों ने करा, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन मेरी अपनी सगी दादी करती थी। अच्छा। जैसे मुझे याद है कि जिससे पहले मेरी दादी बचपन से मुझे काला काला बोलती रही जीवन भर, जो जिसके लिए अमेरिका में बंदी को जेल जाना पड़े, है ना। पर अब मुझे बोलती रही काला काला जीवन भर, उसने काला काला बोला मेरी दादी ने। उसके बाद क्या हो, दादी के जो मायके है वहां पे कोई लड़की थी, उसकी शादी की चर्चा हुई मेरी दादी के सामने। मेरी दादी वहां पे क्या बोलती है सुनो, क्या? काला सा है, किसी शादी करवा दोगे, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? आप समझ रहे हो डिस्क्रिमिनेशन का हद देखो। मुझे तो इंडिया में ये डिस्क्रिमिनेट मेरी अपनी सगी दादी ने करा है, और मेरे साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ मुझे याद भी नहीं है। अब ये सोच के देखो कि अगर आपका बाप सिक्योरिटी गार्ड है और आप घटिया से किसी चाल में, तो डिस्क्रिमिनेशन की पराकाष्ठा है आपके साथ में, रोज हो रही है साली, कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो मुझे बड़ा बुरा लगा था। मैं बिजनेस क्लास की लाइन में, जो फर्स्ट क्लास की लाइन होती है, उसमें मेरी टिकट था उसका, मैं उसमें खड़ा हो गया, ठीक है, शायद डैलस टेक्सास था, और जो इकोनॉमी वाला लाइन में उसमें इंडियंस भी खड़े थे, गोरे भी खड़े थे सब, और मैं अकेले खड़ा था। तो लड़की मुझे बोलती, कहती सर लाइन वहां से है, वो नीग्रो लड़की थी, ब्लैक लड़की, कहती सर लाइन वहां से। तो मैंने बोला किस चीज की लाइन वहां से, मैं जस्ट वांटेड टू नो, वो जनरल लाइन। हाँ, उसको लगा कि तू यहाँ क्यों खड़ा हो गया, इकोनॉमिक वाले। हाँ उसने सर लाइन वहां से। मैंने कहा किस चीज की लाइन? कह रही सर वो टिकट की लाइन। मैंने कहा ये क्या है? कह रही सर ये ना ये फर्स्ट क्लास की लाइन है। मैंने बोला कि तो तूने क्या अज्यूम करा कि मैं फर्स्ट क्लास में नहीं चल पाऊंगा? हाँ। फिर उसकी फट गई। हाँ। फिर उसको लगा कि हो सकता है उसके इंटेंशन अच्छे रहे हो शुरू में, हो सकता है वो बताना चाह रही हो कि तू दिखता तो गरीब है, तेरी औकात वो रही, यहाँ का खड़ा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है उसने, मैंने बोला कि काम करो आप अपने मैनेजर को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। तो फिर वो बोलती सॉरी नहीं बुलाओ, मुझे बात करनी है उससे। मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला तो ये काली होके ये डिस्क्रिमिनेट कर रही है। हाँ। कोई और डिस्क्रिमिनेट समझ में भी आता है मुझे, ठीक। और दूसरी और फिर एक मैं डिस्क्रिमिनेट हुआ, ये उसमें 3 बार डिस्क्रिमिनेट हुआ, तीनों बार कालों ने किया है, गोरे ने नहीं किया। गोरे से मेरी बहस हुई थी एक बार। एक गोरा हमारा वेंडर था, हमारे लिए काम करता था, बूढ़ा था बेचारा। वो अटलांटा हम लोग खाना खा रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो खाते खाते कहता है अब तुम आ ही गए हो तो रुक जाओ, हमारी एक आध नौकरी खा लेना यहीं पे। लिटरली समझ रहे ना, लिटरली बोल रहा रुक जाना, फिर हमारी नौकरियां खा लेना तुम भी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरी वजह से पता कितने अमेरिकन काम करते हैं? तो मुझे देखने लगा, मैंने कहा 12 अमेरिकन तो अभी मेरे जो मेरा फ्रेंड है इसके यहाँ काम करते हैं, सब मेरी वजह से काम करते हैं। तेरे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, उनके जो 16 लोग तेरे यहाँ होंगे ना, उनके 2-2 घंटे काम तो हमने दे ही रखा है तेरे को। तो कहता हाँ। मैंने कहा हाँ, तो कम से कम मेरी वजह से नौकरियां चल रही, और तेरे देश में है क्या ऐसा जो मैं रुक जाऊंगा? पागल वागल है क्या तू? मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, बूढ़ा आदमी था बेचारा, पर मैंने बोला मौका छोड़ना नहीं चाहिए साले का। लोगों की बेशर्मी का कोई इलाज नहीं है। और शाहरुख खान ने एक बहुत अच्छी बात कही है, हम्बल होने में कुछ नहीं रखा, हम्बल कभी मत होइए। ये मत बोलिए कि मैं बहुत हम्बल हूँ। अगर आपका मन है टेबल पैर रख के बैठने का, बैठिए, जिंदगी एक ही बार मिली, कल को मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात शाहरुख खान ने। आपके जीवन में आपका कौन है आइडियल, कौन है आपका? पहले तो मैं खुद ही हूँ।
मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी हूँ। देख रहा, हमें लगता था खाली मोदी जी हैं, हमें लगता है नार्सिसिस्टिक केवल मोदी जी हैं, पर देखिए हैं। सच में हूँ मैं। हाँ हाँ। मुझे अपनी फोटो देखना पसंद है। अब मैं सवाल पूछूंगा खतरनाक वाला। ऐसे ही जैसे अभी बैठा हूँ। अपना फोटो मतलब फेस का फोटो देखना पसंद है। और मैं मतलब ऐसे मेरी बीवी तो ऐसे बोलती है, जब मैं ऐसे सुबह सुबह तैयार होकर ना कम से कम 10-15 बार शीशे की तरफ ना जाऊं ना, हाँ। मैं घुस जाऊं इसमें। तो मैंने कहा, मेरी क्या गलती, में अच्छा लग रहा हूँ मुझको। इसे कहते हैं आत्ममुग्धता। हाँ, आत्ममुग्धता। अंग्रेजी में मुझे दुनिया में नार्सिसिज्म। पता है सबसे प्यारी क्या चीज लगती है देखने में? ये पॉन्डमैन वाला लोगो। अच्छा, बहुत मतलब इसको मैं दिन में कम से कम 100 बार देख ही लेता हूँ। सेयर्थ वाला पॉन्डमैन वाला पॉन्डमैन वाला लगाना लोगो, जरा भाई, कुछ लोगों की बात कर रहा है भाई। ये ये वाला। वाला। हाँ। अच्छा। हम्म, बढ़िया। मेरे रूम में, मेरी गाड़ी पे, मेरे फोन में, सब जगह यही लोगो रहता है। मतलब ये फोटो है। अब तो जैसे यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं ना, सर अपना कोई फोटो भेज दीजिए, हम बैनर बना रहे हैं। मतलब फोटो मत लगाइए मेरा, बस ये लगा दीजिए। तो अब इसको ये हम चेहरा भी क्लियर है, मतलब आत्ममुग्धता भी कह सकते इनविजिबल हैं, के अपने साथ भी काम से विजिबल प्यार है भी ये। कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बट ये है कि मुझे बहुत पसंद है। एक काम कर, जरा वो YouTube पे जा। और ये हाँ। एक लड़की ने ऐसे वॉलंटियर बनाया था ये। अच्छा, अपनी हाँ मर्जी से हाँ, फ्री में। फ्री में हाँ। बनाया था ऐसे ही। बट मुझे बहुत पसंद आ गया। यहाँ पे लिख। वर्षा नाम था उसका। अच्छा। मतलब एक मेरी दोस्त की बहन है, हम्म। उन्होंने ये बनाया था। और मेरे दोस्त ना मुझसे एक दिन ऐसे कह रहा था कि तुम्हें लोगो बनवाना। मैं उससे कह रहा था एक, यार मैं नया लोगो बना रहा हूँ। तो उसने कहा पता तुम्हें मेरी बहन बहुत लकी है। हाँ, कैसे? वो जिसका लोगो बनाती है ना, वो मतलब उसको बहुत पसंद भी आता है, प्लस वो जो जो उसने लोगो बनाया ना, दे आर डूइंग गुड। तो मैंने कहा ठीक है, देखो मुझे पसंद आना चाहिए। तो उसने मुझे ये 2-3 ऑप्शन भेजे थे, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। अब मैं जो भी, जैसे बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स में लोगो लगा रहता है ना। अच्छा, आप कभी में भी कोई रील देखना, कोई मेरी पोस्ट देखना, तो अब बैकग्राउंड में ना यही लोगो दिखेगा आपको जब मैं बोल रहा हूँ। और मैं ये कह के लगाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि जब तक मैं बोलता रहूँगा पीछे लोगो लगा रहना चाहिए। मुझे वो पसंद और है, मुझे ऐसा उसकी लगता वजह है- से कॉन्फिडेंस आता है और मेरा। ऐसा भी लगता है जैसे कि इवेंट आपका है। नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे भाई ने फंड करा इस इवेंट को। मुझे कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ हाँ। एक काम कर, मैथ्यू मैकैन हुए। अब मैकैन हुए की स्पेलिंग पता नहीं कैसे डालेगा, पहले मैथ्यू की लिख ले तू। आ गया, वो टॉप पे आया है। नहीं नहीं, मैकफेडन नहीं है, मैकैन हुए है पगले। और हाँ, एम एम कर, एम पे रुक जा। और जा, एम। अब हाँ, आ ये गया आ ना। गया। ऑस्कर स्पीच नीचे आ गया था ये ना। हाँ, ये बेस्ट एक्टर स्पीच। नहीं, आगे कर, जब उसकी स्पीच पे ले चल, ये ज्ञान नहीं सुनना है। और आगे बिल्कुल, जब वो स्पीच देगा तब। हाँ, अब इसको आवाज बढ़ा और इसको पूरा होकर। ये जो नार्सिस्टिक लोग हैं उनके लिए सुनिए।
Okay, stop it. तो एग्जैक्टली आपकी तरह सोचता है ये भी। बहुत बड़ा सुपरस्टार है हॉलीवुड का और मेरा फेवरेट एक्टर है मैथ्यू वाह। मैककॉनॉही, जो कि स्पेलिंग बहुत मुश्किल से आती है। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, MCCONAUGHEY। मैककॉनॉही घी नहीं है, मैककॉनॉही है। है ना? अदरवाइज तो स्पेलिंग तो वही घी वाली ही है इसकी भी, है ना? बट यही वो उसका हीरो कहता है, मेरा हीरो मैं खुद हूँ 10 साल बाद वाला, है ना? ये वही वाली बात है जो आपने अभी भी कही। आपके कान के ये बहुत बड़े बड़े हैं यार। क्या बड़े बड़े? ये जो कान के नीचे वाला सेक्शन नहीं होता, कान का शायद साइज कुछ लटकाने के लिए होगा। अच्छा, तो ये मतलब ऐसा तो नहीं, ऐसे लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं मतलब जिनके मुझे नहीं कान पता, ऐसे मतलब होते हैं। ऐसी सच बताऊं कोई नॉलेज है नहीं ऐसी ना, कभी सुना मैंने, आज पहली अच्छा। बार ऐसा सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो कान का शेप होता है वो उस शेप का होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। कान का शेप जो होता है ये आपको गर्भ की निशानी है, जब आप गर्भ में थे, इसीलिए Right कान way. को छिदवा दिया जाता है। क्यों? आई डोंट नो, इस तरह की बातें मैंने सुनी है कि कान जो है वो गर्भ की तरह दिखता है, जब वो बच्चा गर्भ में होता है ऐसे ही गोल सा बैठा होता है उसके अंदर। हाँ मतलब देखने में तो ऐसे पिक्चर्स जो देखते हैं वो तो सिमिलर वैसी लगती हैं, बट वो कितना एग्जैक्ट है वो एक कर गूगल उस पे करना, क्वेश्चन does कर the सकते ear हैं। represents a baby in mama's this thing? Either you just move this side or you move the camera. I don't know what is better for you because I think yeah, thank you, that's good enough. Okay, with the including the fetus, the different ear points corresponding to the various body parts, including the fetus. Here is the more detailed explanation. Auricular medicine and the inverted fetus. Auricular medicine नीचे कर, a system of diagnosis and treatment based on stimulating specific points on the ear. अच्छा, वो इस कान के थ्रू ही पूरी बॉडी के इलाज कर देते हैं, ठीक है? It invented representation of the body with the lower part of the ear representing the head and upper part representing the, ये यहाँ ये सर है, ये पूरा शरीर है ऊपर की तरफ। Fetal representation, the concept extends to include the fetus with specific points on the ear. Early मतलब ये कह रहा है कि कान जो है आपका वो है, मतलब आपकी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और ये लोग आपकी पूरी बॉडी को ठीक कर सकते हैं आपके कान के थ्रू। इसीलिए कान इतने सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कान के नीचे मारूंगा तो पूरे शरीर पे मारूंगा एक बार में। हाँ, मारने के लिए भी सेंसिटिव होते हैं और वैसे मतलब कोई हाथ लगा दे तो भी सेंसिटिव है। अच्छा, अब तक का आपका स्टेज पे सबसे फ्राइटनिंग मोमेंट क्या रहा है? क्योंकि आप लगभग हर महीने में 15-20 टॉक तो करते ही हो स्टेज पे। सबसे पहला फ्राइटनिंग मोमेंट क्या था? यार गड़बड़ हो गई। हाँ देखो, सबसे ज़्यादा तैयारी ना मतलब शुरू में जब मैं जाता था ना, तो वो पैरों में ना जैसे वो वाइब्रेशन होता है ना, जैसे आप खड़े हो ना वैसे वाइब्रेशन होने लगता था। मतलब वो ऐसे लगता था कि यार सामने वाले, मतलब ये तो सब जैसे कोई बड़े 5 स्टार होटल में है और वहाँ मैं जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग मतलब क्या ही कोई पूछ ना ले कुछ टेक्निकल ऐसा जो मुझे ना पता हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। बट धीरे धीरे पता चला कि किसी को कुछ नहीं पता होता है। जितना ग्राउंड पे काम करने वाले को ईमानदारी है। हाँ, ये आपकी ईमानदारी, वरना लोग ना बेचारे सोचते हैं ऐसा हर कोई गधा है। नहीं, जितना ग्राउंड पे काम करने वाले को आदमी को पता है ना, उतना पीएचडी करने वाले को भी नहीं पता। That's true. अभी मेरे पास पीएचडी वाले 2 लोग हैं, मतलब जो मेरी टीम में काम कर रहे हैं। और जब नॉलेज की बात आती है ना ग्राउंड लेवल की, तो मुझे उन्हें डेली कुछ ना कुछ बताना होता है। मुझे एक और बात बताइए, एक मेरे शो पे एक व्यक्ति आए थे, कह रहे थे ये जो गराज में काम करता है, ठीक है, उस्ताद के साथ में, वो इंजीनियर से 50 गुना अच्छा होता है, पर वो बेचारा खाली मैकेनिक होता है, लेकिन डिग्री लेके लोग इंजीनियर बन जाते हैं फटाफट। ये अंतर आपको दिखता है? मैं तो बहुत सारी टॉक्स में ये बोला है। मैंने कहा देखो, हम लोग, आप हमसे थीसिस लिखवाना चाहेंगे, मैं नहीं लिख पाऊंगा। आप बोलिए कि देखो ज़्यादातर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे ना, तो वहाँ पे बात जा घूम फिर के ना थीसिस पे और पेपर पे रुक जाती है। वहाँ लोग अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देते हैं, मैंने 20 पेपर पब्लिश किए हैं, मैंने 15 पेपर पब्लिश किए हैं, मैंने 50 पेपर पब्लिश किए, मैंने इतनी थीसिस लिखी हैं।
जब मेरा नंबर आया मैंने वहाँ पे बोला मैंने एक भी थीसिस नहीं की है, और पेपर लिखा कैसे जाता है सच में मुझे नहीं पता। हाँ, मैं अपनी टीम से लिखवा सकता हूँ, 100 पेपर लिखवा सकता हूँ, बट मुझे नहीं पता। तो आप मुझे ऐसे समझिए कि आप ये आईआईटी है, आप आईआईटी के अंदर जो इंजीनियर लोग हैं, और मैं आईआईटी के बाहर जो गैराज की दुकान है उसका मैकेनिक हूँ। मैं आपसे जल्दी स्कूटर को खोल के वापस से बांध दूंगा, बट आप मुझसे उसका ऑटोकैड में डिजाइन बनवाने लगेंगे, मैं नहीं बना ज्ञान भी नहीं दे पाऊंगा पाऊंगा उसके ऊपर मैं। उसके ऊपर मैं ज्ञान भी नहीं दे हाँ, पाऊंगा। मैं आप उसके कहें कि इसके ऊपर थीसिस लिखना है तो मैं नहीं दे पाऊंगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस। और मैं कहीं ना कहीं इसलिए मैं कोशिश भी करता हूँ कि पढ़ने, क्योंकि देखिए हमेशा बैलेंसिंग होना चाहिए। आपको एकेडमिक नॉलेज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकेडमिक नॉलेज भी होनी चाहिए प्लस आपको, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा एकेडमिक से ज़्यादा होनी चाहिए। ऑल्दो आजकल ना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना दिया गया है कि ये रटना जो होता है कि यार ये स्कूल में बच्चों को रटवाते हैं। मेरे टीचर नहीं रटवाते तो मुझे आज पहाड़े याद नहीं होते है ना, एक टेबल याद नहीं होता मुझे। तो उस समय पे तो रटा ही था। जब अब मैं आपको कितना ज्ञान दे लूँ अपने बच्चों को कुछ रटना नहीं चाहिए, बट बच्चों को टेबल याद कर दिखाओ ना बिना रटे। कौन और बहुत काम भी आता है वो, लाइफ में काम आता है वो। तो आप कोई बोले कि रटना गलत बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। आप कितना रट रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो वो बैलेंस करना चाहिए। ज्ञानी लोग आ गए 2-4, वो ज्ञानी नहीं थे जो बहुत तीर मार रहे थे, ये वो ज्ञानी थे जो तीर नहीं मार पा रहे थे। उन्होंने बोला कि सभी को बेवकूफ बनाते हैं एक साथ में। हाँ, मैं अभी एक टॉक में गया था तो तब मैंने एक वो बहुत अच्छी लाइन सुनी थी, बी सिंसियर नॉट सीरियस। दोनों, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो बिजनेसमैन है, आप प्रोफेसर देखेंगे वो इस बात पे जोर देंगे बी सीरियस, जहाँ पे भी जाओ बी सीरियस, डांट पड़ाते बी सीरियस, है ना। फिर कुछ लोग आते हैं कि डोंट बी सीरियस। उनको फिर जब वो कॉलेज के बाहर जाते हैं, जो सीरियस होते हैं वो थोड़ी सी अचीवमेंट में ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। हाँ, वो उनको पता ही नहीं होता। आप एक आदमी देखो जो 8 घंटे लैपटॉप लिए बैठा, आपका ऑफिस में भी होंगे, है ना, उनके पास जाओ। बहुत सारे लोग तो पेंडुलम होते हैं। हाँ, वो हिलते बहुत है, पहुंचते कहीं नहीं है वो। हाँ, ऐसे बैठे रहेंगे। हाँ। एक आदमी है वो खा पी रहा है, मौज ले रहा है, हंसी मजाक भी कर रहा है। ये जो है, ये लड़का, ये जो यहाँ बैठा है, ये छिछोरा एक नंबर, वो जो उधर वाला ये क्या है, ये साला इसको काम अच्छा आता है। हाँ, पर सिंसियर भी नहीं है, सीरियस भी नहीं है, कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये प्रॉब्लम है। ऐसे लोग भी हैं जिनको काम, जो नहीं बैठते सिस्टम पे पर काम अच्छा आता है। हाँ, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि हमेशा अपने काम में ना, देखो जैसे मैं अभी अपने, मान लो सोशल मीडिया का देखो जमाना है आज, मैं अपने सोशल मीडिया पे अभी कोई गाना गा के लगा दूँ ना, मैं कम से कम मेरे पास 10 ऐसे मैसेज आएंगे, सर आपको शोभा नहीं देती। कोई पोयम, मतलब कोई गाना, कोई, मुझे नाचना बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली अपने बच्चों के साथ, तो नाचता हूँ। उस दिन कम से कम 50 मैसेज आए थे, सर आपको शोभा नहीं देता। मतलब नाचना गाना इनको इतना नेगेटिव समझ लिया, लोग सीरियस रहना पसंद करते हैं। क्या शोभा दिलवाना चाहते हो? शोभा नहीं देती। आप ह्यूमन बीइंग नहीं हो। हाँ, आप मनुष्य नहीं हो, आप मनुष्य की, बस आप अगर आप तालाब पौंड मैन तो पौंड की बात करिए, बिना हंसे बात करिए। आप नाच नहीं सकते, खाली पौंड की बात करिए। आप क्लब में नहीं जा सकते, आप दारू नहीं पी सकते, आप नाच नहीं सकते, आप शायरी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बस आप जो काम दे देना आप उसको कर दे। बी सीरियस, है ना, फॉर योर प्रोफेशन और वर्क। एक बार मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था तो मैंने बोला था कि जब भी कोई एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में सोचता भी है तो उसको लगता है कि झोला लिए, हाँ, चप्पल झोला लिए, मतलब वो भी कपड़े का झोला लिए, ठीक है ना। एक टिपिकल फिल्मों ने इमेज बनाई है मेधा पाटकर टाइप की कि एनवायरमेंटलिस्ट मतलब ऐसा, ठीक है ना। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि एनवायरमेंटलिस्ट नोवा में आ रहा है, उसका ड्राइवर से दरवाजा खोल रहा है। जैसे एनवायरमेंटलिस्ट ऐसा हो जाता है वैसे लूट रहा है। इसीलिए तो यंगस्टर नहीं आ रहे ना इस फील्ड में। नहीं बोलते, नहीं लूट रहा है, पैसा खा रहा है। अभी जब आपने फार्मर, ये किसान आंदोलन की बात हुई थी, तो ज्यादातर न्यूज चैनल्स पे ना एक ही, बहुत दिन तक एक ही चली थी कि किसानों के टेंट में एसी है। हाँ।
भाई फ्रिज है। ये कैसे किसान है। by the way, कुछ किसानों की लड़कियां नाच रही थी। हाँ मैं बुरा नहीं मान मुझे रहा नहीं हूँ, मैं पता। बुरा भी नहीं मान रहा हूँ, पर ये भी खबर आई थी कुछ किसानों के टंडे में लड़कियां नाच रही थी। आई डोंट माइंड, किसान के पास पैसा है, करना चाहिए उसको, हाँ, जो मर्जी वो करे। वो मुझे पता नहीं है हाँ। वैसे, बट बट मुझे ये है कि मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती थी और दुख भी होता था कि लोग ये कह रहे हैं कि देखो ये कैसे किसान है जिनके पास एसी है। हाँ हाँ हाँ, मतलब किसान होना गरीबी का सिंबल है। गरीबी का सिंबल, एनवायरमेंटलिस्ट होना गरीबी का सिंबल। ऐसे ही हाँ, हाँ। भारत में ये समझा जाता है कि एनवायरमेंटलिस्ट होना अगर गरीबी आप का कोई सिंबल भी है। सोशल मुद्दा उठा के लड़ रहे हो, अगर गरीब नहीं हो तो इसका मतलब आप लूट रहे हो। हाँ बात खत्म। अच्छा, ये मूवीज, आपका बॉलीवुड मूवी आपको मैं बताता हूँ, हम्म, मैंने आपको शायद एक रील भी भेजी थी वो। हम्म, एक बॉलीवुड मूवीज में, ज्यादातर पुरानी मूवीज में देखो, हाँ हाँ, एक गरीब को क्या दिखाया जाएगा, हम्म, मेहनती। अमीर को क्या दिखाया जाएगा, आलसी। हाँ, गरीब को क्या दिखाया जाएगा, ईमानदार। हम्म, अमीर को क्या दिखाया जाएगा, करप्ट और बेईमान। हाँ, ये बता क्यों दिखाया जा रहा है, इसके पीछे पूरी एक कहानी होती है, क्या? पूरी एक माइंडसेट है। आपको गरीब रहने में मोटिवेशन मिलना हाँ चाहिए, हाँ, है ना? बी हैप्पी। बी हैप्पी। हाँ, जैसे एक बीच में आया था वो सब चलता था, गरीबी में भगवान मिलते हैं, हाँ, है ना? मतलब आपको रोका जा रहा है। अच्छा, एक और आप जैसे अमीर हो जाएंगे हाँ, तो आप करप्ट हो जाएंगे और आप हाँ, आलसी और हो आप जीवन जाएंगे। से भगवान से इसीलिए बच आप जाएंगे। गरीब रहिए तो आप ईमानदार रहेंगे, आप मेहनती रहेंगे। नहीं, और ऊपर से भगवान आपके जीवन में तभी है जब आप गरीब हैं, तभी आप भगवान की याद हाँ। आती है। अच्छा, लेकिन एक भी भगवान गरीब नहीं है हमारा, हाँ, एक भी भगवान। हाँ, सारे भगवान राजा बुद्ध रहे को- हैं, हाँ, सारे भगवान राजा बुद्ध रहे को हैं। ले लो ना आप, वो भी जिनको तो पहले गरीबों का राजा ही मसीहा थे। कहा जाता है, वो भी राजा के वो बच्चे भी थे, राजा बाद में के राजाओं बच्चे की थे। तरह मरे, वो हाँ, बिल्कुल हाँ। राजाओं की तरह ठाट बाट से रहते थे। गरीबी में देयर इज नो नोबिलिटी इन पॉवर्टी। गरीबी के अंदर कोई महानता नहीं है, सिंपल सा रूल है, कोई महानता नहीं। गरीब मतलब गधा, ठीक है? इसलिए गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास करिए। जैसे मुझे याद है एक बार और गरीबी वैसे देखो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज प्लीज, गरीबी वैसे ना सिर्फ फाइनेंशियल गरीबी नहीं होती है। गरीबी को एक्चुअली पैसे से और वेल्थ से जोड़ दिया गया है। बट हमेशा गरीबी मतलब ज़्यादा पैसा कम पैसा, ज़्यादा रिसोर्सेज कम रिसोर्सेज होना नहीं होता है। गरीबी मानसिक गरीबी भी हो सकती है, गरीबी शारीरिक गरीबी भी हो सकती है, गरीबी बहुत सारी होती है। जैसे मल्टी बिलियनर होने के बाद भी आपका पैर खराब हो सकता है, हाँ, नहीं, एक आप आदमी ढंग है, से चल नहीं सकते। एक आदमी है वो बहुत कुरूप है हाँ, क्रूर सिंह, है ना, कुरूप है, देखने में अच्छा नहीं हाँ। लगता। उसके पड़ोस में एक लड़का है जो गरीब है लेकिन वो देखने में बड़ा हैंडसम लगता है। तो इसके पास फाइनेंशियल गरीबी है, इसके पास शारीरिक गरीबी है। वो रूप से गरीब है, वो धन से गरीब है। एक आदमी के पास पैसा बहुत है लेकिन अपाहिज है। एक आदमी के पास पैसा नहीं है लेकिन वो है, उसके पास धन की वजह से वो वेल्थ में गरीब है, वो शारीरिक रूप से गरीब है। तो हमेशा जो गरीब होता है वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है। ये उस वेल्थ वाले जो एक हमारा सर्किल है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ये उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो एक बात बताइए ना, जैसे आपके शरीर के सारे अंग सही से चल रहे हैं, आप अमीर हो भाई। हाँ, मैं हूँ। आपकी बात, आप तो अदरवाइज भी अमीर हो, वैसे मैं नॉर्मल गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। नहीं, वैसे अभी तक मैंने सुना है गरीब सिर्फ ब्राह्मण होता है। वो भाई वो बहुत पहले ही ब्राह्मण गरीब नहीं था। नहीं, क्योंकि हमने हिंदी में ज्यादातर पढ़ा है। हाँ, हाँ। अच्छा, हमारे नहीं, गुरु पर मैं 2 लाइनें सुना दो। एक था डाकू, बहुत ही भोला था, या एक था राजा, बहुत ही गरीब था। नहीं, ज्यादातर हिंदी के जो वो है ना पुराने स्टाइल, उसमें जहां भी ब्राह्मण आ गया वो ब्राह्मण गरीब है, गरीब ही था, हाँ। गरीब ब्राह्मण है। ऑल्दो अभी सब ऑडी मर्सिडीज में घूमते हाँ, हैं, है ना, बट वो कहानियों में आज भी गरीब ब्राह्मण है। हाँ। अच्छा, जैसे हमें जब मेरे वो 10th के टीचर थे ना, वो सबका जीवन परिचय लिखना था ना, जीवनी जिसको हम कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि हमको ना एक ही जीवनी रटाई थी। उसमें आप किसी का भी आ जाए, बस उसमें नाम चेंज कर देना उसका, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा हमारी पूरी क्लास को रटाया था। बड़ा ही क्रांतिकारी टीचर था भाई। उसमें बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, वो किसी पे भी सेट बैठेगी। मतलब उसने जो है बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, मेहनत कष्टों से गुजरा था।
लेकिन मेहनत में कभी पीछे नहीं हटे, है ना। और जीवन में उन्होंने वो सब कुछ अचीव किया जो एक आम आदमी नहीं करता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा था, 2 पेज का फिक्स जीवनी थी, हाँ, उसमें बस नाम भरने थे, वो हाँ। किसी का भी जीवन परिचय बन अरे जाता इसके था। साथ बड़ा वो है ना, उनका था माय फादर पे लिखना था, माय फ्रेंड पढ़ के गया, है ना, और माय फादर पे आ गया। तो हाँ। इसने वो जहाँ जहाँ फ्रेंड था कि आई हैव मेनी फादर्स बट सुरेश इज माय फेवरेट फादर। ये तो जोक है। जस्ट जोक। है ना, ये तो जोक हाँ, है। अब कुछ कह रहे थे, sorry। तो उसमें उन्होंने हमें बताया था कि जहाँ पे भी अगर कोई भी ऐसा ब्राह्मण हुआ है ना, कवि या लेखक, उसमें गरीब जरूर लिखना। क्यों? मतलब वो कहते थे ऐसा ही होता है। ब्राह्मण गरीब ही होना चाहिए, साला ब्राह्मण अमीर नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने हमें बताया था। हाँ। तो तब से हमारे दिमाग में ऐसे चल रहा है कि जबकि ब्राह्मण वो गरीब एक होता है। वो दिखाना जरा उस पे, एक बैंगलोर सीईओ, ब्राह्मण सीईओ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इस लड़की ने सिर्फ लिख दिया कि अनुराधा अपने आम दिखाया और लिख दिया ब्राह्मण जीन्स, इसके पीछे पड़ गए। अच्छा, एक है चंद्रशेखर आजाद, वो कह सकता है आई एम द ग्रेट, उसका जो भी उसकी कास्ट है। मैं अगर कहूँ आई एम द ग्रेट राजपूत, तो मैं जातिवादी हूँ। आप अगर जो भी आपकी जाति है, मैं लेना नहीं गुर्जर, गुर्जर, आपको बोलेंगे जातिवादी है। मतलब अपर कास्ट अपनी जाति की अगर बात कर देता है तो वो जातिवादी है, और लोअर कास्ट अपनी जाति को आपके मुंह पे फेंक के मार देगा तब भी वो नॉर्मल है। मुझे ये जो ब्राह्मणों, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपकी जो कथा है ना, वो मुझे उस मेरे अंदर का उस दर्द को जगाया उसने कि यार मतलब ऑन अ सीरियस नोट, व्हाई आर वी इवन अटैकिंग ब्राह्मण्स? हाँ, उनको अटैक क्यों कर रहे हैं? मान लेते क्या सारे ब्राह्मण एक जैसे थे? क्या मतलब किसी ब्राह्मण ने किसी की मदद नहीं करी? आप वही वाली बात है ना कि आप ऐसी बकवास लोग करते रहते हैं कि अरे ब्राह्मण ने ये किया, ब्राह्मण, मुझे तो नहीं लगता ब्राह्मण ने ये किया। नहीं, ब्राह्मण ने जो भी किया होगा कुछ पावरफुल लोगों ने, आज भी कर रहे हैं। आज भी जो शेड्यूल कास्ट के पॉलिटिशियन टॉप पे बैठे हैं, आपको लगता है आपका भला कर रहे हैं वो? आई डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो। वो आज के नए ब्राह्मण है, हाँ, ठीक है, जो आपके साथ वही कर रहे हैं जो पहले किया गया था। आपको सरकार के साथ काम करने में डिफिकल्टीज आई हैं कभी? जैसे कि आपको सीएसआर से सपोर्ट मिल गया, सब मिल गया, लेकिन तालाब नहीं मिल रहा क्योंकि वो एनओसी नहीं आया। आती है, बहुत आती है। सबसे बड़ी डिफिकल्टी पता क्या आती है? ये जो तालाबों के काम हो गए, पर्यावरण के काम हो गए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई भी है, ऐसा उनके ऊपर से तो कोई प्रेशर आता नहीं है कि बस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना है। तो उनकी जो पर्सनल इंटेंशन है ना, वो उस काम को कितना पसंद करते हैं, उस पे जाके अटक जाती है। जैसे मान लो एक तालाब मैं डेवलप कर रहा हूँ इस गांव में, 2 पड़ोसी ज़िले हैं, इस ज़िले में जा रहा हूँ मैं कलेक्टर के पास कि सर मैं एक तालाब डेवलप कर रहा हूँ, सीएसआर फंड से मैं ये करूँगा। वो कह रहा वाह बहुत ही बढ़िया बेटा, जो सपोर्ट चाहिए मुझे बताइएगा। तो ऐसे आईएएस भी मिले हैं। एक आईएएस को मैंने ऐसे कॉल किया था कि सर मैं ये कर रहा हूँ, हाँ तो हमारे स्टेनो से मिल लेना। मैंने कहा, स्टेनो ने 2 महीने तक घुमाया मुझे, साहब वहाँ गए हैं, ये है वो है। मतलब उन्होंने या तो इशारे में बोल दिया होगा कि भाई ये सब बेकार की बातें हैं, तालाब वालाब, अपना फोकस करो काम पे, पैसे फोकस करो है ना। तो वहाँ पे अच्छा, कुछ आईएएस ऑफिसर, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनकी पर्सनल उस पे रहता है चॉइस पे कि कितना अच्छा है, क्योंकि ऐसी कोई सरकार की वो तो गाइडलाइंस तो आई नहीं है कि रामवीर को सपोर्ट ही करना है। एक आईएएस ऑफिसर थे महेंद्र सर, मैंने उनका जैसा काम करने का तरीका अभी तक नहीं देखा। मैं मतलब 50 से ज़्यादा आईएएस लोगों के साथ अभी तक काम कर चुका हूँ। उनका काम वैसा है जैसे कोई प्राइवेट कंपनी के कोई एचआर हैं या सीईओ काम करते हैं। मतलब सरकारी सिस्टम उनका दूर दूर तक आपको नहीं लगता। जब वो एनसीआर में इधर थे, गाजियाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, तो कई घटनाएं मुझे याद आती हैं उनकी। एक बार हुआ क्या कि एक पीएसयू की तरफ से ये बोला गया कि भाई हमें जो है हम जब आपको तालाब के लिए सपोर्ट करेंगे, जब कोई म्यूनिसिपल कमिश्नर या डीएम हमें एक रिक्वेस्ट लेटर लिख के देगा कि भाई हमारे यहाँ पे सच में ज़रूरत है,
तो हम तुरंत आपको सपोर्ट कर देंगे। मैंने सर को बोला कि सर ऐसे ऐसे है और मैं ये तालाब करना चाहता हूँ, लेकिन वो PSU हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने कहा यार मुझे क्या दिक्कत है, अगर तालाब हो रहा है मेरे लेटर से तो मैं छोटा तो हो नहीं जाऊँगा, मैं तुरंत लिख के दे देता हूँ। उन्होंने शायद 24 घंटे में, उन्होंने तो मुझे थोड़ी देर में भेज दिया था और मैंने वो भेज दिया, तो 24 घंटे में उनके पास वो पहुँच गया लेटर। अब उनको ये बात हजम ही नहीं हुई। अच्छा। उन्होंने 10-15 दिन उसकी जांच कराने में लगाए लेटर की, है ना। उन्होंने कहा कि हमारे PSU में और प्राइवेट कंपनी में तो इतना फास्ट सिस्टम है नहीं, गवर्नमेंट में कैसे हो गया। तो उन्होंने ये जांच किया कि ये लेटर फेक तो नहीं बना के दे दिया मैंने। वो उनकी तरफ से ले आओ ये उनकी वाला मुझे तरफ वो से वाला भाई वो सर के पास एक बंदा आया हम्म, कि सर ये लेटर हमें मिला है, इसकी हमें जांच करनी है कि ये फेक है कि सच में आपका साइन और स्टैम्प है। तो उन्होंने कहा आपको कब मिला? उन्होंने कहा सर जिस दिन हमने बोला था इसके लिए, तो ये 24 घंटे में हमारे पास आ गया था। तो सर ने पता क्या बोला? उन्होंने बोला ये शायद रामवीर की गलती होगी कि 24 घंटे लगे, मेरे यहाँ पे 1 घंटे ज्यादा लगता ही नहीं। वो बंदा चुप खड़ा होकर चला गया। अच्छा, वो खुद आते थे। और ये मेरा सिर्फ फीडबैक नहीं है, उनके साथ जितनी NGO ने काम किया या करते हैं सबका यही फीडबैक है। आप देखो, मैं किसी भी वहाँ पे जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, मैं जाके कहता हूँ कि सर हमें इस गांव, इस डिस्ट्रिक्ट में ये काम करना है, ये इधर रखो, ये तालाब करना है या इतने पेड़ लगाते हैं, तो हमेशा एक ही जवाब होता है 90% कि वेरी गुड, आप इसका एक लेटर हमें लिख के दे दीजिए, एक प्रपोजल भेज दीजिए, मैं डिस्कस करके आपको बता देंगे। उनका अलग था, सर कोई भी NGO आए, सर हम इस आपके ज़िले में या सिटी में ये करना चाहते हैं, इतने पेड़ लगाना चाहते हैं, वेरी गुड, कब शुरू कर रहे हैं? और कल शुरू करिए, मैं भी आता हूँ। अब वो NGO वाले परेशान हैं। अब क्या जवाब दें? वो कहते हैं सर अभी तो NGO पे बहुत आरोप लगते हैं। आपका भी NGO है, NGO बहुत आरोप लगते हैं कि ये क्या करते हैं कि सरकारी पैसे लेते हैं या प्राइवेट पैसे लेते हैं और फिर ये ऐसे कार्यों में लग जाते हैं जिनको कई मामलों में देशद्रोही भी कहा गया है। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने 80,000 NGO को बंद कर दिया था इस देश में। आपको क्या लगता है कि NGOs होने चाहिए या कुछ और नया नहीं, मैं बताऊंगा, ये ना तो पूरी तरह से सच है ना पूरी तरह से झूठ है ना। जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत सारी NGOs के लिए सच भी है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि खुद मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं इस तरह के। अच्छा, कि एक ऐसा 500 करोड़ रुपए है और क्या आप इसको, उनको लगता कि पता नहीं मेरे पास कितना पैसा है। क्योंकि वो फोटो में मशीन दिखती है ना बहुत सारी, ये नहीं पता सब किराए की है, मेरे पास एक भी मशीन नहीं है। सर 500 करोड़ रुपए है, आप इसको ऐसे ऐसे कर दोगे? मैंने कहा भाई 500 करोड़ की छोड़ो, 5,000 रुपए नहीं कर पाऊंगा मैं, मुझसे हाथ जोड़ाओ। ये उन NGOs ने बहुत इंडिया में किया है जिनके पास FCRA सर्टिफिकेट्स हैं। अच्छा, और उसमें हुआ क्या है, धर्म परिवर्तन के मामले बहुत हुए हैं इंडिया में, है ना। चाहे वो बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजियस धर्मों ने धर्म परिवर्तन किया, और उसका पैसा कहाँ से आया है, जैसे आरोप लगते हैं, उसका पैसा आता है FCRA के थ्रू इंडिया में। तो इसीलिए सरकार ने उन सारी NGOs को टारगेट करके एक एक NGO को उसका FCRA लाइसेंस निरस्त किया। जरा FCRA लिखना, जरा मैं पढ़ना चाहता हूँ जनता के लिए। FCRA नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटर, इट इज कंसोलिडेटिंग एक्ट हुज स्कोप इज क्या, is this camera at the right position, like can we not move it? Center hai, okay, whose scope is to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain individuals or associations or companies and prohibit acceptance and utilization of foreign contribution, foreign hospitality for बॉटम लाइन में विदेशों से जो पैसा आता है उनको ये रेगुलेट करते हैं। 2010 का एक्ट है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो USAID के बहुत सारे मामले जो सामने आए, अब जैसे USAID में भारत में लगभग 170-180 करोड़ रुपए खर्च किए थे कि वोटर घरों से निकले और वोट डाले, और बाद में पता चला कि वो किसी ऐसे आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी ने या अलग अलग पार्टियों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, कि ऑपोजिशन को गए वो पैसे,
नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। नहीं देखो, पढ़ा तो मैंने भी है, हाँ, हाँ, हाँ। बट इसमें कितनी सच्चाई पर है मुझे आपको और लगता है इसको हमें नहीं चाहिए यूएसएड के पैसे। क्यों भेजते हो पैसे? तुम्हें सरकारें गिरानी है, तुम देश में कंट्रोल करना चाहते हो, नाम मेरा ले रहे हो, गरीब लोगों के लिए भेजना, मेरा नाम मेरे को मत भेजो ना भाई। भाई तुम्हें पैसा चाहिए अपने अपने एजेंडा चलाने के लिए, और पैसा तुम्हारा ऊपर ऊपर आता है, अमीर के पास जाता है, अमीर अमीर बढ़ जाता है, हमारे पास चवन्नी नहीं आती। भाई मत भेज पैसा, हमको चाहिए नहीं तेरा पैसा, हम खुद कर लेंगे अपना। वो या तो शायद जो ये अवेयरनेस कैंपेन चलता है ना, देखो चुनाव के टाइम पे रेडियो पे टीवी पे कितनी ऐड आती है, पहले मतदान, पहले फिर जल जलपान। मतदान फिर वो जलपान। तो भारत सरकार भी कर लेती है, उसमें उनकी नहीं, उनके मुझे पैसों लगता है कि से- उस तरह की एड्स के लिए वो पैसा आता होगा, या कोई इंटेंशन अलग भी हो सकती है वो मुझे मतलब देखो, अगर किसी चीज़ पे सच में कॉन्फिडेंशियल आप मतलब कॉन्फिडेंस ना हो ना, तो मुझे नहीं लगता उस पर कमेंट नहीं करनी चाहिए। तो लेकिन ये है कि इसमें नहीं, हमको भी उड़ती उड़ती खबरें आती हैं, हाँ। हमें भी तो पता है एग्जैक्टली। वही है, लेकिन अखबारों में जितना पढ़ा, और अब ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट हुई हैं अचानक से ना, जब से ये डोनाल्ड ट्रम्प ने जब से ये हो डोनाल्ड किया, ट्रम्प जी जब हाँ। आए हैं, तो तब से ज़्यादा एक और highlight चीज हुई। करी थी डोनाल्ड ट्रम्प ने। वो एक अपने संसद में, उनका जो संसद भवन है उसमें बोलते उन्होंने कहा कि कुछ $9 मिलियन या $19 मिलियन चूहों के अंदर एलजीबीटी स्टडी करने के लिए खर्च किए गए थे। हैं भाई, मुझे सच में नहीं पता। 49 या $54 मिलियन गए थे ऐसे देश में जहां पे जिसमें कॉन्डोम यूज करना हराम है। उसका नाम है गाजा। पैलेस्टाइन और गाजा में कॉन्डोम खरीदने के लिए $54 मिलियन गए थे। $54 मिलियन का कॉन्डोम हमारा पूरा देश खरीदेगा, पूरा 1 अरब 42 करोड़ का देश साल भर यूज करेगा, तब भी खत्म नहीं होने का। वहां पे वो 30 लाख की आबादी के लिए $54 मिलियन गए थे, और बाद में पता चला उसका उपयोग कुछ और हो रहा था, कहीं कुछ और किया जा रहा था। नहीं गए थे कॉन्डोम के नाम पे, पर यूज कहीं और हो रहे थे। तो मेरा देखो, मैं इन आरोपों को ना हाँ बोल रहा हूँ ना मना कर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, गरीब देशों को पैसा मत भेजो, नहीं चाहिए पैसा तेरा हमको, बात खत्म, मत भेजो। हमारी सरकारें मत गिराओ, वो कर रही है अच्छा, अपने मर्जी की सरकारें मत ला दो हम पे। देखो इंटरनेशनल लेवल पे ना, कोई देश किसी को ट्रांजैक्शन कर रहा है ना, तो हमेशा पीछे पीछे मतलब बैक एंड में बहुत सारे प्लान्स और इंटेंशंस होती हैं। वो जो राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं ना, उनको सब पता होता है। अगर इस देश की इस देश से संधि हुई है, इतना पैसा दिया है, तो मतलब इससे फायदा ये मिलेगा। और यूएस की तो पॉलिसी जी मतलब समझ से परे होती है कि उनके इस डिसीजन के पीछे क्या क्या है। एक फ्रांस नाम का देश है, एक देश है नाइजर अफ्रीका में, वहां पे येलो केक मिलता है। येलो केक मतलब यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में है। अभी भी वहां पे कू हुआ है, किसी जनरल ने, आर्मी के जनरल ने फ्रांस द्वारा स्थापित सरकार को उड़ा दिया, और जो फ्रेंच जो समर्थक थे वहां पे उसके, उन सबको किडनैप करके आज तक रखा हुआ है उसने। उनको बोलता है कि हमारे सरकार दोबारा गिराओगे, इन सबको गोली मार दूंगा मैं। ठीक है, एक बार देखना, नाइजर क्राइसिस ऑफ फ्रांस। अच्छा, फ्रांस जो है, ऐसे एलिगेशंस लगे हैं, वो यूरेनियम जिसकी 1 किलो की मार्केट वैल्यू लगभग 4 करोड़ रुपए है, उस यूरेनियम को फ्रांस शायद 200 रुपए किलो में खरीदता था उनसे, 200-300 रुपए किलो में। 4 करोड़ की चीज 200-300 रुपए में खरीदता था, और फिर दुनिया को भेजता था 4 करोड़ में। ये है ना, इन 22 इट बिकेम हब ऑफ फ्रेंच एंटी टेरर ऑब्वियसली ये विकिपीडिया तो उन्हीं का है, तो इसलिए उससे लिखते हैं। Operations after its departure from Mali and Burkina Faso following the series of military coup anti-French sentiment paved एक काम कर, यहाँ पे लिख the sale of yellow cake भी लिख साथ में, the sale of yellow cake। अच्छा, ऐसी न्यूज क्या होती है जब आप पढ़ लेते हो ना, पहले आती है बिल्कुल, जैसे कू होता है ना, सब न्यूज आती है बाहर, उसके बाद फिर रेगुलेट होता है मीडिया कि अब सब गायब कर दो, नहीं चाहिए कुछ भी। केक, CAKE। देखो ये देखो ना, नाइजर फ्रांस रिलेशन, न्यूक्लियर जायंट ओरानो लूजेस, क्या है जरा देखो, कंट्रोल। ठीक है, क्लिक करो उस पे, देखते हैं BBC क्या कहता है। नाइजर मिलिशिया रूलर्स अपीयर इंक्रीजिंग डिटरमिन्ड टू ड्राइव फ्रांस आउट ऑफ एनी सिग्निफिकेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इन द यूरेनियम माइनिंग। द वीक द फ्रेंच स्टेट न्यूक्लियर कंपनी ओरानो, आप समझ रहे हो, ओरानो नाम की कंपनी थी इनकी, अनाउंस दैट द हुंटा मतलब JUNTA लिखा है, पर हुंटा मतलब जनता ही होता है। अच्छा, जो जनता होती है, नॉर्मल पीपल, उनको कहता है।
The junta which deposed France's ally, President Mohamed Bazoum, in coup in July 2023 had taken operation control of its local mining firm, Somer. The company's effort is to resume. कहीं रेट लिखा है इसमें? नीचे जा और नीचे जा. हाँ नहीं, नीचे रेट है कहीं पे. कितने डॉलर में फ्रांस खरीदता था? रुक जो AI से पूछते हैं ना. What was the rate per kilo France was? ये भी तू गूगल भी कर ले. Buying the yellow cake. येलो केक बोलोगे तो लोग बोलेंगे केक ही तो ले रहा था. From Niger. यूरेनियम येलो कलर का होता है क्या? मार्केटेड लगभग $150 पर केजी है. $150 से $200, लेकिन वो कंट्रोल्ड जो होता है उसमें है. ठीक है ना. जिस तरह से जैसे 200 नाइजर्स हुंटा रिपोर्टली रेज द प्राइसेस एक्सपोज्ड 200 पाउंड का 1 किलो बेच रहा है वो इस समय. लेकिन आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि मैंने कहा था 3-4 करोड़ का, वो शायद कुछ अमाउंट होने के बाद वो एक टन में होगा, जिसमें भी होगा. लेकिन ये हुंटा जो है ना, उधर भी बेचता है, ब्लैक में भी बेचता है ये, और वहां पे इसको बहुत माल मिलता है. जो पहले काम वो लोग करते थे, ये उधर करता. मेरा सिर्फ इतना, ये हुंटा कंट्री है? नहीं, वो बंदा है. अच्छा. नाइजर देश है. मेरा ये कहना है कि जितने भी ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, मेरा सिर्फ इनसे एक रिक्वेस्ट है, हमें पैसा मत दो, हमारे रिसोर्स मत लो, हम खुद बेच लेंगे. इंडिया में आके हमारे रिसोर्स मत पेल जाओ, मत करो, हम खुद कर लेंगे अपना काम. नरेंद्र मोदी को मैंने बहुत क्रिटिसाइज करा है, पर मैं उसको एक बात में बहुत तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री जी की, कि उन्होंने नोट छापने की जो कॉटन फाइबर है वो देश में बनवाने चालू कर दिए, जो इंग्लैंड से आते थे. क्या जरूरत थी उनको इंग्लैंड से लाने की भाई? नोट हमारे छपेंगे हमारे यहाँ, वहां से क्यों लाएंगे हम? तो बॉटम लाइन ये है कि बहुत सारे क्यों, और ये लोग क्या करते हैं, आप पे राज कर रहे होते हैं, जाते टाइम शर्तें लिखवा के जाते हैं कि हमसे ही लोगे आप नोट बनाने के लिए, या लोग के हमको ही बेचोगे आप, क्योंकि इनका राज था नाइजर पे, फ्रांस का राज था. तो मैं ये कह रहा हूं, जो तुम्हारे इंटेंशंस घटिया हैं हमको मालूम है, यू हैव बैड इंटेंशन एंड वी नो इट. स्टॉप फूलिंग अस. मत लो हमारी चीजें. सिंपल सा है. मेरे को एड मत दो, हम बेच के कमा लेंगे अपने चीजों को. हमें आपके फॉरेन एड चाहिए ही नहीं. मैंने ये 10,000 बार वीडियो बना के बोला है, आज मैं फिर बोल रहा हूँ. अब आप बोलोगे यार मतलब हमें भी तो फॉरेन एड आ सकते हैं. हाँ, तुम तो हर चीज में दरवाजे ही बंद कर रहे हो यार. एक टिश्यू देना बेटा वहां से. कैसे करके मानोगे? कैसे करके अच्छा, अभी इस साल कितने तालाब ऐसे हैं जिनको आप नेक्स्ट रिजुनेट कर देंगे? कितने का तालाब होंगे इस साल? हमने कम से कम 10 प्लान कर लिए 10 प्लान. अच्छा. देखो, तालाबों का ना सीजन होता है काम करने का. जी जी जी. ये मतलब फरवरी से जून के बीच में सबसे अच्छे होते हैं. अच्छा. उसका रीजन ये है कि देखो, एक तो इस सीजन में जितना पानी सूखना होता है ना, वो सूख जाता है जून तक ना. जून तक सूख मई जाता के है. अंत तक हो जाना चाहिए ना. मई के अंत तक हो जाता है. हाँ. और जुलाई में फिर बारिश आनी शुरू हो जाती है. हम्म. तो फिर आप खुदाई का ये सब काम कर नहीं पाएंगे. तो फरवरी और जून के बीच में जितना काम हो जाता है ना, वो बढ़िया होता है. फिर उसके बाद आपको दूसरे काम करने हैं, जैसे प्लांटेशन है, फिनिशिंग है, फेंसिंग है, पेंटिंग है, वो सब कर सकते हैं. बट खुदाई का काम उसके बाद आप नहीं कर सकते. तो इसलिए ये सीजन होता है जिसमें खुदाई का काम होता है पूरा, जिसमें रिजुवनेशन होता है पूरा. अच्छा, जैसे हम करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे कि ये तो इन्हीं से, मतलब मार्केट में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव भी है कि हम तो ये दवाई डाल देंगे तुरंत साफ हो जाएगा. अच्छा. हाँ. हाँ. और हमें गलत भी ठहरा देते हैं. अच्छा. कि इन्होंने देखो पूरा तालाब खोद डाला, ये तो हमारे पास ऐसी दवाई थी कि हम इसको सही कर देते. बट मैं ये, वो ना ऐसे सोचते, वो एक्चुअली यूएस में बैठ के ये बातें कर सकते हैं, है ना. जब बाहर यहाँ पे गाँवों के तालाबों को देखेंगे ना, तब समझ में आता है कि वो सब हम गलत सोच रहे थे. वो वहाँ से कंपेयर करते हैं, तालाब में थोड़ी सी गंदगी हो गई है, 2-4 पन्नी आ गई है ना, थोड़ा सा गंदा पानी आ गया. यहाँ पे तो लिटरली तालाबों के नीचे 5 फीट की प्लास्टिक की लेयर जमी हुई है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ. उसको आप देखो, ऑर्गेनिक वेस्ट को चलो आप डिकम्पोज कर सकते हैं,
कोई बायो एंजाइम डाल सकते हैं, बैक्टीरिया डाल सकते हैं, कोई ऐसी दवाई डाल सकते हैं। इनऑर्गेनिक को तो डिकम्पोज करना आज तक सरकार नहीं कर पाई, बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए, कैसे कर देंगे हम उसको? अमेरिका में वैसे भाई बहुत तालाब होते हैं। हम्म। मैं तो सड़कों पे गाड़ियां चलाई हैं, मतलब वैसे बात बात पे तालाब, बहुत ही ज्यादा रिच तालाबों वाला स्टेट है अमेरिका। मैं तो गया ही नहीं, हम्म। तो मुझे पता भी नहीं है। पर ये जो जो अमेरिका में बैठे ज्ञान दे रहे हैं ना, उसके पीछे कारण ही है क्योंकि वहाँ के तालाब गंदे नहीं होते। हाँ, इसीलिए तो वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है। अच्छा, सॉल्यूशन है सीधा 5 करोड़ का। जब इंडिया में उसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ हम 5 लाख में तालाब कर दे रहे हैं। तो बाद में पता चलता है कि भाई अच्छा, वो जैसे हम कह भी देते हैं ठीक है जी आप कर लीजिए, पता चलता है जब 25 करोड़ 50 करोड़ की बात करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इतना फंड होता होगा। इतना तो हमारे साल का टर्नओवर नहीं है जितना वो एक तालाब की दवाई का खर्च बता देते हैं। बाद में हमें भी सॉरी बोलना पड़ता है। लास्ट सवाल ये है कि आने वाले एनवायरमेंटलिस्ट जो नए बच्चे बनना चाहते हैं उनके लिए आपके क्या विचार हैं? देखो, मैं जो नए बच्चे एनवायरमेंटलिस्ट बनना चाहते हैं ना, मैं हमेशा स्कूल के बच्चों को और इनको ना हमेशा यही बोलता हूँ, जब तक एनवायरनमेंट के काम को सोशल वर्क समझ के किया जाएगा ना, भला नहीं हो सकता। ये सोशल वर्क नहीं है। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता जब मैं कोई तालाब रिजुवनेट करता हूँ और मुझे कोई सोशल वर्क बोलता है। ऑल्दो मैं मतलब वहाँ पे तो नहीं टोक सकता, क्योंकि हो सकता है सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाए, क्योंकि उन्होंने अच्छी इंटेंशन के साथ किया है, कहा है वो। बट जब तक सोशल वर्क समझ के पेड़ लगाए जाएंगे, तालाब साफ किए जाएंगे, ये सस्टेनेबल नहीं बनेंगे। जी जी। जब जैसे हमारे पास फ़ोन आते हैं कि मैं अगले साल रिटायर हो रहा हूँ, मैं कलेक्टर रहा हूँ, एसडीएम रहा हूँ, सब कुछ रहा हूँ, अगले साल रिटायर हो रहा हूँ और मैं आपके साथ जुड़ के सोशल वर्क करना चाहता हूँ। ये फीलिंग कहाँ से आई है? हाँ। क्योंकि तालाब को सोशल वर्क समझा गया है। नहीं, प्लस वो इसको रिटायरमेंट के बाद की एक्टिविटी समझा गया। कितने लोगों ने किया है, जैसे कि ज्ञान वाले फोन और मैसेज तो बहुत, जो इसको आप कहते हो ना शमशान वैराग्य बोलते हो ना आप। शमशान वैराग्य। ऐसे कितने लोग हैं जो जो फोन तो कर लेते हैं, फिर 2 दिन तालाब आता है, उनको लगता है भाई मेरे बस की नहीं है। 99%। अच्छा। 99% वैसे ही होते हैं कि वो बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, हम भी जुड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 2 दिन धूप में खड़ा कर दो अपने साथ, तीसरे दिन बोलेंगे रामवीर जी अगर कुछ लिखना हो ना इस पे तो बताइएगा। हम लिख सकते हैं, ग्राउंड पे नहीं आ सकते। तो नए बच्चों को इसको सोशल वर्क तो की तरह मैं नए बच्चों को ये बोलता हूँ, इसको सोशल वर्क मत समझो, इसको आप प्रोफेशनल बनाओ, इसको एक प्रोफेशन बनाओ, मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट एज वेल। प्रॉफिट लेके आओ। हाँ। जब तक आप बच्चों को ये सपने नहीं दिखा सकते कि आप एनवायरनमेंट का काम करने से अच्छी गाड़ी में घूम सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आप विदेश के दौरे कर सकते हैं, जब तक आप उनको मोटिवेट नहीं कर सकते इस फील्ड में आने के लिए। अदरवाइज बच्चे के दिमाग में जब वो जवान होता है ना, जब वो फैसले ले रहा होता है किधर जाना है, तब उसके दिमाग में ये बहुत सारी चीजें चमकीली नजर आती है। उसके दिमाग में यही आता है कि एनवायरनमेंट का ये चुनूंगा तो शायद इन सारी चीजों को मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा। इंजीनियरिंग करके उसमें जाऊंगा तो शायद कर सकता हूँ, बिजनेस करूंगा। इसीलिए अब ज्यादातर देखिए, ज्यादातर बिजनेसमैन या जब हम जॉब करने जाते हैं आईआईटीज मतलब एमएनसीज में, जब मैं जाता हूँ वॉलंटियर्स को बोलता हूँ, ज्यादातर ये बोलते हैं कि सर मैं भी सैटरडे संडे जुड़ना चाहूँगा। वो सैटरडे संडे क्यों जुड़ना चाहते हैं? वो इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इससे उनका गुजारा नहीं होगा फुल टाइम जुड़ने से। सैटरडे से फिर फ्री का टाइम जब उनके पास फ्री होगा तो कुछ समय निकालते हैं, क्योंकि परिवार वहीं से चला सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ वो थोड़ा सा समय या तो उनके अंदर जो गिल्ट भरा हुआ है उसको खत्म करने के लिए वो कर सकते हैं, या थोड़ा सा जिसको कहते हैं थोड़ा सा एहसान जताने के लिए समाज पे, या ये लड़कियां पटाने के लिए वो भी होता है कई बार, या फिर थोड़ा सा फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए। क्योंकि जब वॉलंटियर्स आते हैं ना हमारी साइट पे, 1 घंटे की एक्टिविटी रखते हैं, 2 घंटे की, अगले 20 मिनट बाद सब जाके छांव में खड़े हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसे आते हैं 5 मिनट में फोटो क्लिक किया और निकल लिए। और भाई साहब, है ना, अपना मतलब मेरी टीम ने अच्छा काम किया था। हाँ, 1-1.5 घंटे लगे रहे वो लोग। किया था। तो इस सब का कंक्लूजन ये निकलता है, यदि ये जब तक आपका प्रोफेशन नहीं बनेगा, इसको आप ऐसे ही सैटरडे संडे करेंगे
इसको आप रिटायरमेंट के बाद करेंगे, लेकिन आपका जिस दिन प्रोफेशन हो जाएगा उस दिन आप इसको फुल टाइम करेंगे, उस दिन आप इससे अपना घर भी चला पाएंगे और उससे दिन आप कुछ चेंज कर पाएंगे। तो इसलिए सोशल वर्क नहीं, इसको प्रोफेशन समझो, इसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप समझो। सोशल एंटरप्रेन्योर बनो, सोशल वर्कर मत बनो अगर आपको एनवायरनमेंट के लिए काम करना है। और लाइफ टाइम सीखना, मतलब कभी भी एक्सपर्ट मत बन जाओ इस फील्ड के, हमेशा सीखो, क्योंकि इतने लिविंग स्पीसीज है ना, इतने सारे वैज्ञानिक धरती पे हुए, अभी हैं और चले जाएंगे, आज तक पूरे नहीं ढूंढ पाए। हम साला 2 महीने की स्टडी से एनवायरमेंटल एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो एक्सपर्ट मत बनो, स्टूडेंट बने रहो और सीखते रहो इसके बारे में, आपको मजा आएगा। थैंक यू सो मच।